हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो एंड ये आज का सेकंड सीज़न होने वाला है, लिटिल लव टू लाइब्रेरियन। इसका ये सेकंड सीज़न होने वाला है। आप लोगों से मैंने जैसे कि कहा था कि अगर 50 से ऊपर इस स्टोरी के ऊपर कमेंट आते हैं तो मैं इसका सेकंड सीज़न लेके आऊँगी, और वही आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। तो ज़रूर बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगती है। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, उसी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट नंबर 513। उस अपार्टमेंट के अंदर कोई इंसान बेड पर सोया हुआ है। उसे बुरी तरह से पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही पसीना आते हुए उसके हाथ पैर होता है ना, वो कपकपा रहे हैं बुरी तरह से। एंड वो कहते नहीं 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 ऐसे कहते वो ज़ोर से उठकर बैठ जाता है और कहता नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसे कहते हुए वो उठकर बैठा हुआ था, बस बैठा हुआ था। उसकी आंखों से जल्द आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके। तभी दरवाज़ा ओपन करके अंदर आते हुए कहता है वींग, ऐसे कहते हैं जहाँ पे वींग बस अपनी आंखों से देखता है उस इंसान को, और वींग बुरी तरह से रोने लगता है, ज़ोर से रोने लगता है। वो नहीं रहा, वो नहीं रहा ना। तभी वांग जी, हमारा वांग जी सामने आते कहता वींग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो वो सो रहा है। वींग कहता हाँ कहाँ है वो, हाँ। तो कहते हैं वींग चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। वींग जिस खड़ा हो जाता है, जल्द से जल्द वांग जी के साथ जाने लगता है। वांग जी जिस एक कमरे में लेकर चला जाता है। वांग जी वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को दिखाता है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा बेड पर लेटा हुआ था, मैक्सिमम 2 साल का, और उसके नाक के पास एक नली लगाई गई थी, क्योंकि उस लड़के को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इस कारण उसको नली लगाई गई थी। वो ऑक्सीजन पे ही था, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पे विंग बस देखता है और विंग उसके जो बालों पे धीरे से सहलाता है, और उसका बच्चा जस्ट थोड़ा सा रिएक्ट करता है, और विंग जो था ना वो बस स्माइल करता है, और विंग बस अपने बच्चे के फोरहेड पे किस कर देता है। एंड विंग जस्ट खड़े होकर जस्ट टर्न होते हुए कहता है कि ये ठीक है, हाँ ये सच में ठीक है। तो वांग जी कहता है मैंने कहा था ना विंग, उससे भला कुछ हो सकता है, हाँ। विंग कहता है हाँ वो सपना। तो वांग जी कहता है विंग कुछ भी नज़र आता है उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। विंग कहता है हाँ ठीक है। मैं क्या सोच रहा था, अब मैं उठ ही गया हूँ तो एक काम कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है ओके जाओ बनाओ, ठीक है। तो विंग बस स्माइल करते थे, कहता देन विंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा चुका था। वांग जी बस बेड के पास जाता है, जहाँ पे विंग के आंसू के कारण जो तकिए भीग चुके थे, वांग जी उसे देखता है, और वांग जी कहता है हाँ विंग मैं उन सबसे बदला लेकर रहूँगा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ कि तुम सब कुछ भूल गए हो, बट मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। ऐसे कहते हुए वांग जी की आंखों में हम खून नज़र देख सकते हैं, उसकी खून भरी आंखें थी। वांग जी के अंदर पूरा गुस्सा था, साफ साफ पूरी तरह से। वांग जी बस टर्न होता है, बेड को क्लीन कर देता है, देन उसके बाद बालकनी के पास आकर जस्ट खड़ा हो चुका था, सुबह हो रही थी। वांग जी बस कहता है कि उन लोगों के लिए अगर मैंने इस सुबह को बद्दुआ में ना तब्दील कर दिया ना, मेरा नाम भी लान वांगची नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी बस सूरज को देखता है, हाँ। एंड देन उसके बाद टर्न होकर बस किचन की तरफ आ चुका था, जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी जस्ट कहता है विंग मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता। विंग कहता क्यों, क्या हो गया है, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करना चाहते हो, हाँ। वांग जी कहता बस ऐसे ही। विंग कहता क्या तुम काम पर जा रहे हो। तो वांग जी कहता तो विंग कहता ठीक है फिर जाओ तुम, मैं आयुन को खाना खिला दूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है। एंड वांग जी जल्दी रेडी होकर वहाँ से निकलने लगता है, और वो विंग को देखते हुए विंग सुनो। विंग कहता तो वांग जी कहता है कि मैं फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ। तो विंग कहता फ़्लाइट। तो वांग जी कहता चाइना रिटर्न चलते हैं। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, तो कहता है ठीक है। एंड यहाँ से वांग जी घर से बाहर निकल चुका है, धीरे धीरे अपने कदम के साथ चलते हुए। वांग जी उसने पूरे 2 साल लगा दिए, हाँ। अभी वांग जी फ़िलहाल एक अलग कंट्री में है, नागालैंड इस नाम की कंट्री है। वांग जी इस कंट्री में है, यहाँ पे वो काम करता है। एंड देन उसने विंग को बचाया, ये कैसे बचाया तो आपको आगे पता चलेगा, बट यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, विंग को कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं।
उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं उसे बिल्कुल भी याद नहीं। विंग को हमेशा एक धुंधला सा सपना नजर आता है जिसमें बहुत बुरे लोग उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहे हैं, यहाँ तक कि विंग को डरा रहे हैं, विंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। विंग को अपना बेली नज़र आता है बट उन लोगों के चेहरे नज़र नहीं आते। उसके साथ क्या हुआ है विंग को एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है। हाँ, कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीज़ें हमारे बस वांग जी को पता है और विंग को वो चीज़ अभी तक याद नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे वांग जी ने विंग को कैसे बचाया, क्या बचाया, सारी चीज़ें आपको आगे ही स्टोरी में पता चलेगी, ठीक है। तो अभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से निकलते हुए डायरेक्टली एक दूसरे मेंशन में आ चुका था। हाँ, एक मेंशन में आ चुका था। वहाँ पे मेंशन में पहुँचने के बाद वांग जी घर के अंदर जाता है। वहाँ पे हमारा लैंड कुरैन वहाँ पे बैठा हुआ था और वांग जी को देखते हुए कहता है कि हाँ, आ गए हो, आखिरकार तुम्हें टाइम मिल गया मुझसे मिलने का। तो वांग जी कहता है अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे कुरैन कहता है क्या ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ जब से शादी की है तब से तुमने यहाँ पे आना जाना ही छोड़ दिया है वांग जी। वांग जी कहता है वो अंकल उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। कुरैन कहता है कि हाँ मैं भी तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत है ना। तभी वहाँ से शीचान आते हुए कहता है अंकल मैं हूँ ना, हाँ वैसे भी मेरा पार्टनर मेंग्याओ है ना अंकल, वो भी तो हैंडल करता है ना अंकल। कुरैन जस्ट कहता है कि हाँ बट फिर भी मुझे अपने दोनों नेफ्यू चाहिए अपने पास। जहाँ पे वांग जी कहता है कि अंकल मैं आप ही के पास हूँ, मैं कहीं और गया नहीं हूँ। कुरैन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, चलो विंग की हालत कैसी है। तो वांग जी कहता है वो ठीक है बट मैंने फ़ैसला लिया है अंकल। कुरैन कहता है कि आप किस तरह का फ़ैसला लिया है। हर बार तुम अपनी मर्ज़ी से सारे फैसले लेते हो वांग जी। वांग जी कहता अंकल मैं विंग के साथ चाइना रिटर्न जाऊँगा। कुरैन कहता वांग जी 2 साल पहले कितनी बुरी कंडीशन में हम विंग को यहाँ पे लेके आए थे पता है ना तुम्हें। हाँ, तो वांग जी कहता हाँ अंकल पता है, बट अंकल जिन्होंने विंग के साथ बुरा किया था वो तो अभी भी बाहर घूम रहे। हाँ, वो अभी भी यहाँ पे ऐसे ही घूमे जा रहे अंकल, और मैं क्या करूँ फिर। बताइए ना अंकल। मैं उनको सज़ा दिलाना चाहता था और विंग लास्ट तक उनको सज़ा दिलाना चाहता था, बट जो कुछ भी हुआ। कुरैन जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है कि ठीक है मानता हूँ कि विंग सज़ा दिलाना चाहता था, बट तुम विंग के लिए ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। हाँ, विंग को तो कुछ याद भी नहीं है, फिर भी तुमने विंग के साथ अपनी मैरिज रजिस्टर करा दी। क्यों वांग जी, आखिरकार ये सारी चीज़ें क्यों की है तुमने उसके लिए। हाँ, अगर तुम उससे कुछ चाहते हो बताओ दो उसे। हाँ, बस तुम उसे बोल देते हो कि तुम दोनों हस्बैंड हो। हाँ, इससे क्या वांग जी, क्या तुम सच में उसे अपना हस्बैंड मानते भी हो क्या। बस हाँ, यहाँ की उसे इंटर्नशिप मतलब रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए यहाँ पे रहने का, इसलिए तुमने उसके साथ शादी की है। क्या उसे बचाना चाहते बस इसलिए। तो वांग जी कहता है आप कुछ भी समझ सकते हो अंकल, कुछ भी। जब तक उसे कोई चीज़ याद नहीं आती अंकल तब तक सब कुछ ऐसे ही रहेगा। कुरैन कहता है कि वहाँ पे जाने के बाद अगर उसे याद आ गया तो। हाँ, वांग जी कहता है मुझे नहीं पता अंकल, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि विंग इन सारी चीज़ों को फेस करे। अब 2 साल हो चुके हैं अंकल, 2 साल विंग को ये सारी चीज़ें फेस करनी ही होगी अंकल। उन लोगों के कारण जो भी हुआ था विंग के साथ, मैं चाहता हूँ कि विंग सारी चीज़ों को फेस करे। एंड इसके कारण अगर विंग की याददाश्त वापस आती है ना तो मैं विंग की मदद करूँगा उन सबसे बदला लेने के लिए जो अभी पूरे खुले आम घूम रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं, अपनी लाइफ को हैप्पीली बिता रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जो समाज खुद को ऊंचा समझता था उस समाज में विंग को उन लोगों ने इस तरह से तड़पाया है। कुरैन कहता है कि हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बार भी सोचते नहीं है प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट इस बच्चे की किसी ने बातों को सुना तक नहीं और उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, उसे मारने की कोशिश की गई। अगर वांग जी तुम नहीं होते ना विंग कभी बच नहीं पाता। वांग जी कहता है छोड़िए अंकल, मैं उस बातों को याद करना नहीं चाहता, उस कंडीशन को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। इतनी बुरी हालत थी उस वक्त पे कि मैं जब भी मेरे सामने वो फेस आता है ना अंकल मेरी रूह कांप जाती है। मैंने कैसे विंग को संभाला था। हाँ, कुरैन कहता है कि छोड़ो। तभी मेंग्याओ आकर वहाँ पे कॉफ़ी रखते हुए कहता है कि हेलो वांग जी। वांग जी भी हेलो कहता है। देन उसके बाद ये लोग ऐसे ही कुछ बातें करते हैं एंड बातें होने के बाद वांग जी बस वहाँ से एक ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। हाँ, ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने ऑफिस में आता है, काम करता है एंड देन फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुकी थी। अब विंग को देखते हैं। विंग खाना बनाने के बाद वो जस्ट फ्रेश होकर आयुआन के कमरे में चला जाता है और बेड पर आयुआन सो रहा था। विंग जस्ट उसे उठाने लगता है धीरे प्यार से, आयुआन बेबी, आयुआन आयुआन ऐसे करने लगता है, जिसके कारण आयुआन धीरे धीरे आंखें ओपन करता है और वो स्माइल करता है। विंग कहता है कि अरे उठ गए कि मेरे राजा, कैसा फील हो रहा है बेबी।
आईवान बस स्माइल करने लगता है। विंग आईवान के हाथों में अपनी उंगली को दे देता है। आईवान जस्ट विंग की उंगली को पकड़ लेता है और विंग कहता है चलो तुम्हें सारेलैक्स पिलाने का वक्त हो चुका है। भूख तो लगी होगी ना बेबी। ऐसे कहते हुए विंग आईवान को पकड़ता है, उठाता है, देन उसके बाद उसकी माउथ को क्लीन करता है। एंड विंग अपने एक हाथ में एक सिलेंडर की जो बैग थी वो भी लेकर चल रहा था। क्योंकि आईवान हमेशा एक सिलेंडर की बैग के साथ रहता है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके कारण विंग जस्ट उसे लेकर आ जाता है। एक छोटी सी बेबी चेयर थी उसके ऊपर बिठा देता है अच्छे से। एंड देन उसके बाद विंग सारेलैक्स जो था ना वो उसे खिलाने लगता है। जहाँ पे विंग खिलाते खिलाते आईवान से बातें भी करने लगता है और आईवान विंग की बातों को देखकर मतलब बातों को सुनकर हंस भी रहा था। ऑफकोर्स अपनी मदर की बातों को सुनकर क्यों नहीं हंसेगा भला। विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि हम अब चाइना जाने वाले हैं। बेबी खुश हो जाओ, फिर हम डाडा के साथ वहाँ पे घूमेंगे, वहाँ पे अच्छे से इंजॉय करेंगे। ओके ऐसे वो कहते जा रहा था। जहाँ पे आईवान बस स्माइल करे जा रहा था। विंग जस्ट उसके बाद खाना खिलाने के बाद वो आईवान को आराम से पहले सुला देता है क्योंकि आईवान जो खाना खाने के बाद सो जाता है, इसलिए विंग सुलाने के बाद घर के ऐसे ही काम करने लगता है। और काम करते वक्त विंग का ध्यान जाता है मैरिज फ़ोटो की तरफ, जिसे देखने के बाद विंग को सच में यकीन नहीं होता है कि उसकी शादी हो चुकी है। पर 2 साल हो चुके हैं। हाँ विंग की शादी हो चुकी है। विंग यही मानता है और उनका शादी के बाद ये बच्चा है। विंग यही जानता है। उसे पुरानी कोई भी चीज़ याद नहीं है। बस विंग को इतना याद है कि इस इंसान को देखकर उसका दिल धड़कता था। उसने इस इंसान को बार बार देखा है और विंग को ये चीज़ें सिमिलर भी लगती है। जब भी उसे वांगजी बताता है कि मैं लाइब्रेरियन था, मैं एक लैब में काम करता था और वहाँ पे तुम रोज़ किताब लेने के लिए आते थे और तुम मुझे छुप छुप के देखते थे। इसलिए विंग को ये चीज़ कनेक्ट होती थी। इसलिए विंग पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि वांगजी उसका हस्बैंड, उसका प्यार, उसकी सारी चीज़ें ही करके बस। अब विंग घर पे काम करता। देन उसके बाद शाम पे वक्त देखते जहाँ पे वांगजी घर पे आ चुका था। घर में आने के बाद और विंग को देखते हुए कहता है कि आईवान क्या कर रहा है। तो विंग कहता अभी अभी सुलाया है। तो वांगजी कहता है वांगजी कहता है क्या तुमने घर में सब कुछ पैक कर दिया है। तो वांगजी ऐसे कहते विंग कहता हाँ मैं बस आपका इंतज़ार कर रहा था, आप बताइए ना क्या क्या पैक करूँ। तो वांगजी कहता है बेबी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें पैक कर दो और तुम्हारे लिए जो भी चाहिए वो पैक कर दो। विंग कहता आपके लिए। तो वांगजी कहता मैं कर लूँगा। विंग कहता है ठीक है वांगजी मैंने खाना बना दिया है, आप चाहो तो खाना खा सकते हो। तो वांगजी कहता है मैं खा लूँगा। विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग सामान को पैक करने लगता है। वांगजी किचन में आकर खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त वांगजी सोच रहा था वहाँ पे जाकर वो क्या क्या करेगा करके, अपने प्लान को अंजाम कैसे देगा, उन कमीनों को सज़ा कैसे देगा। वहाँ पे वांगजी के लिस्ट में कौन कौन थे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यान ली, मैडम यू, जिन जुशान एंड जिन जुशान के वो कमीने 2 दोस्त वो वांगजी के लिस्ट में थे। एंड जो खुद को सोसाइटी कहलाते हैं ना उनके साथ तो वांगजी अलग ही चीज़ करने वाला था। बिल्कुल जो सोसाइटी लोगों को इस तरह से देखती है, गे लोगों को अपनाती नहीं है, उन लोगों के लिए तो वांगजी एक नंबर का शैतान बनेगा। उसने डिसाइड कर लिया था। बस वांगजी खाना खाने के बाद वो भी अपने पैकिंग करने के बाद वो बेडरूम में आ चुका था अपने वाले। हाँ वो विंग के साथ नहीं सोता है, वो अलग बेडरूम में सोता है। बस विंग अपने बेड पर सोते हुए विंग सोच रहा था अगर वांगजी उसका हस्बैंड है तो वो साथ में क्यों नहीं सोते हैं। उन दोनों को तो साथ में सोना चाहिए ना, ये कैसे हो सकता है भला। हाँ विंग को समझ में नहीं आ रहा था बट क्या करे, उसका हस्बैंड उसके साथ सोता ही नहीं है तो विंग इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। और विंग ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं निकलता जब तक कि उसे ग्रोसरी सामान नहीं लाना होता है। ग्रोसरी सामान लाने के लिए विंग बस बाहर निकलता है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए वो बाहर नहीं निकलता है। देन इन लोगों की ये बातें होती है, रात की नींद हो जाती है। सुबह के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे सुबह उठने के बाद विंग को नज़र आता है कि वांगजी खुद ब्रेकफास्ट बना रहा है करके। वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा देता है और आईवान को खुद उठाकर लेके आ जाता है। विंग कहता है आज तुमने ब्रेकफास्ट क्यों बनाया। तो वांगजी कहता है भूल गए हो आज हमें जाना है। विंग कहता है हाँ बट वक्त है ना। तो वांगजी कहता है शाम की फ़्लाइट है, सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांगजी कहता है इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम पहले ही ले लो ओके। तो विंग कहता है ठीक है। तो उसके बाद विंग एंड वांगजी खाना खाते वक्त जिस खाने को देख रहे थे जहाँ पे वांगजी अपने टैब को देख कर होता है ना कि वो बहुत सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। विंग वांगजी को देखता है 2 से 3 मिनट तक और कहता है कि वांगजी कहता है तो विंग कहता है तुम कहते हो कि हम दोनों मैरिड है। तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स हम मैरिड है, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है ना। तो विंग कहता है ठीक है हम मैरिड है पर तुम कभी भी मेरे साथ क्यों नहीं सोते हो। वांगजी कहता है तो विंग कहता है हाँ
तुम कभी भी मेरे साथ क्यों नहीं सोते हो? क्यों नो ना, हम एक ही कमरे में रह सकते हैं। तो वांगजी कहता है, विंग, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, जब तक तुम्हारी पूरी याददाश्त वापस नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं सोऊंगा। तो विंग कहता है, क्या हम दोनों में लड़ाई हुई थी जिसके कारण तुम ऐसा कह रहे हो? तो वांगजी कहता है, नहीं, हम दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त पहले वापस आ जाए, क्योंकि याददाश्त वापस आएगी तब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और क्या नहीं। तो विंग कहता, हाँ, मैं क्या चाहूँगा? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं हस्बैंड से आखिरकार क्या ही चाह सकता हूँ। वांगजी कहता, विंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। विंग कहता, अच्छा, कौन सी चीज़ होती है? तो वांगजी कहता, मुझे नहीं पता। तो विंग कहता, फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता और क्या नहीं? तो वो मुझे बाद में पता चलेगा करके, अभी भी मुझे पता है। तुम मेरे हस्बैंड हो वांगजी। वांगजी कहता, ओ स्वीट हार्ट, मैं मानता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे के हस्बैंड है करके, ठीक है। तो वांगजी एंड विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि बट जैसे कि नॉर्मल कपल्स को देखा है जो बाहर एक दूसरे के हैंड पकड़ते हुए घूमते हैं, तो क्या तुम्हें पछतावा होता है मुझसे शादी करने का? वांगजी कहता, व्हाट, ये तुम्हें क्यों लगता है? विंग कहता है, क्योंकि तुम कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ते हो। हम बाहर ग्रॉसरी सामान साथ लेने के लिए नहीं जाते, हम अपने बेबी को साथ में घुमाने के लिए नहीं लेके जाते। बहुत सारे कपल एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट हम हमेशा अकेले जाते हैं। वांगजी कहता है, विंग, ऐसी कोई बात नहीं है। विंग कहता है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो? हाँ, तुम मुझसे दूर क्यों हो, बताओ। वांगजी कहता है, विंग, ये क्या बोल रहे हो बेबी? विंग कहता, हाँ। वांगजी कहता है, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ और ना तुम्हें समझता हूँ विंग, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। यकीन मानो विंग, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ और तुम मेरे लिए। और मुझे इन सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है? हाँ, मैं बिज़ी रहता हूँ काम में, और तुम भी अपनी इसमें बिज़ी रहते हो तो वक्त नहीं मिलता है। तो विंग कहता, अभी भी तो वक्त है, बट फिर भी हम एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए नहीं हैं। हाँ, मुझे लगा था स्टार्टिंग में जब तुमने मुझे बताया था कि मेरी याददाश्त चली गई है, तो मैंने मान लिया और मुझे लगा कि धीरे धीरे हम दोनों क्लोज आएंगे, तब मुझे पता चलेगा। बट तुम मेरे कभी क्लोज ही नहीं आए, और कभी मुझे याद ही नहीं आया कि हम दोनों के बीच में रिश्ता कैसा था। बस तुमने बता दिया, और हमारा बेबी, इसके बारे में। वांगजी कहता, हाँ, वो हमारा प्यारा सा बच्चा है आयुवान, इतना याद रखो। विंग कहता, हाँ, वो तो है, बट आयुवान भी चाहता है अपने दोनों डाटा के साथ खेलना। क्या वांगजी तुम्हें पछतावा होता है कि तुमने गे इंसान के पसंद किया है? मतलब तुम। वांगजी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये फालतू की बातें मत सोचो विंग, मुझे किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं है। हम दोनों लड़के हैं और लड़कों से प्यार करते, ये कोई बड़ी बात नहीं है विंग, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी ना हो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, दैट इज़ द फाइनल, ओके। तो विंग कहता है, वांगजी कहता, और ये फालतू की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारा रोज़ हाथ पकड़ूंगा, ठीक है? तो विंग कहता, सीरियसली? वांगजी कहता, हाँ, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा रोज़ हाथ पकड़ूँ, रोज़ तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊँ, तो मैं ज़रूर करूँगा, बट यहाँ पे नहीं, अभी चाइना में, ठीक है? तो विंग कहता है, ठीक है। तो वांगजी कहता है, चलो खाना खा लो। तो विंग एंड वांगजी दोनों के दोनों खाना खा लेते हैं। देन आईवान के साथ वो भी थोड़े वक्त गुजारते। देन उसके बाद सारा सामान रेडी होकर वो फ्लाइट में बैठ चुके थे। विंग आईवान को पकड़े हुए था, जहाँ पे आईवान बस 2 साल का है। वो सिर्फ दादा मामा मामा ऐसे ही कह सकता है, ज़्यादा वो बातें नहीं कर सकता है। आईवान की जो सिलेंडर बैग थी ना, वो आईवान के साथ ही थी। देन उसके बाद विंग वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वो लोग बिजनेस क्लास में थे पूरी तरह से। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है कि वांगजी कहता है, विंग कहता है कि तुम्हारे अंकल को बताया तुमने? तो वांगजी कहता, हाँ, अंकल और गगा को बता दिया। विंग कहता, तो उन लोगों को भी साथ में लेके चलते? वांगजी कहता, हाँ, वो बाद में आ जाएंगे। तो विंग कहता, ठीक है। एंड वांगजी एंड विंग ये सारी बातों को करते हुए जस्ट सो जाते। फिर यहाँ से फ्लाइट लैंड हो चुकी थी चाइना के अंदर फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, जहाँ पे लैंडिंग के साथ चाइना में फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। अभी विंग एंड वांगजी को देखते, जहाँ पे वो दोनों चाइना के एयरपोर्ट के ऊपर थे, जहाँ पे विंग आईवान को पकड़े हुए था, वांगजी लगेज को पकड़े हुए था। कुछ वक्त के बाद एक कार आकर रुक जाती है, जहाँ पे वांगजी उन लोगों के हाथ में बैग्स दे देता है। देन उसके बाद विंग के लिए दरवाज़ा ओपन कर देता है और विंग अंदर जाकर बैठ जाता है। और विंग कहता है, लगता है तुमने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, है ना? तो वांगजी बस स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स विंग, क्या मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादा तकलीफ दे सकता हूँ भला? विंग कहता, हाँ, ये बात तो सही कही तुमने, तो मुझे थोड़ी ना ज़्यादा तकलीफ दोगे, मैं तो तुम्हें तकलीफ देता हूँ। वांगजी कहता, विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग ऐसी छोटी सी स्माइल करने के साथ हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पे
वांग जी एंड विंग जो थे ना वो एक दूसरे को देखते हैं कुछ वक्त तक एंड देन कार स्टार्ट होती है, इसके कारण वो अपने ध्यान को भटका देते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को होल्ड कर देता है जिससे विंग को अच्छा लगे एंड उसके बाद कार निकल चुकी थी। धीरे धीरे कार एक जगह पे पास आके रुक चुकी। आधे घंटे के बाद विंग पूरे शहर को देखते हुए आ चुका था। आधे घंटे के बाद कार एक जगह पे आकर रुक चुकी थी। विंग बस देखता है और विंग कहता क्या हम यहाँ रहेंगे? तो वांग जी कहता हाँ, ये छोटा सा हाउस मैंने बाय किया है विंग हम दोनों के लिए। विंग कहता ओह ये कितना प्यारा लग रहा है। और विंग धीरे धीरे अंदर बढ़ता है और विंग देखता है ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत प्यारा था और एक सर्वेंट वहाँ पे आती है और कहती कि हेलो सर। जहाँ पे वांग जी हेलो कहता है और कहता है कि लगेज ले लेना। फिर उसके बाद लगेज वो लोग लेके आ रहे थे और विंग उस घर को देखे जा रहा था आईवन को पकड़े हुए। यहाँ से वहाँ विंग कहता सच में वांग जी ये बहुत प्यारा लग रहा है। वांग जी कहता हाँ पता है मुझे पता था कि तुम्हें ऐसा घर पसंद आता है करके। विंग कहता है कि थैंक यू। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है एंड वांग जी खुद भी बस स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद वो लोग सामान को सेट करने लगते, अपने कपड़ों को सेट करने लगते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस विंग से कहता है कि चलो हम मार्केट जाकर कुछ सब्जियाँ लेकर आते हैं। विंग कहता हाँ अभी? तो वांग जी कहता हाँ अभी चलो ना विंग। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग आईवन को जो बेबी बैग होती है ना उसके अंदर विंग आईवन को अच्छे से बिठाता है। देन उसके बाद अपने गले से उस बैग को पूरी तरह से अपने बॉडी से लपेट लेता है जिसके कारण आईवन विंग के ऊपर ही था एंड देन विंग के बैग के ऊपर जो वो सिलेंडर था। देन उसके बाद वांग जी बैग को ले लेता है एंड देन उसके बाद वो दोनों मार्केट की तरफ निकल चुके थे। वांग जी और विंग दोनों पैदल पैदल मार्केट की तरफ जा रहे थे। विंग भी बस वांग जी के साथ स्माइल करते हुए बातें करते हुए मार्केट की तरफ निकल चुका था। धीरे धीरे उस मार्केट के पास पहुँचने के बाद वांग जी अपने पीछे देखता है जहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स थे उन्हें वहीं पे रुकने के लिए कह देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। वो मार्केट विंग जैसे ही उस मार्केट का नाम पड़ता है ना तो होता है ना ऐसे विंग को एक फ्लैश होता है कि शायद वो इस मार्केट में पहले भी आया है। विंग को महसूस होता है। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दुकानें उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वांग जी जस्ट कहता है कि चलो हम वहाँ से फ़िश खरीदते हैं। विंग कहता हाँ। विंग वहाँ पे जाता है और फिश लेने लगता है तो वो लेडी जस्ट विंग को देखती है। वो जस्ट विंग के चेहरे को कैसे बोल सकती है? बरा 2 साल ही तो हुए है ना। और वो विंग को देखने लगती है बट वांग जी उस लेडी को घूरने लगता है जहाँ पे वो लेडी जस्ट होता है ना कि वो थोड़ा सा चुप हो जाती है, कुछ कहती नहीं है। और विंग उस लेडी से कहता है कि फ़िश कितने की दी? हाँ फ़िश कितने की दी? बट वो लेडी कुछ बोल नहीं रही थी। वांग जी कहता है लगता है कि इसके पास डैमेज माल है इसके कारण वो बेच नहीं रही है, चलो विंग आगे चलते हैं। विंग कहता हाँ बट अच्छी तो लग रही है वांग जी। वांग जी कहता नहीं आगे चलते हैं। ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और विंग आगे बढ़ चुके थे। वो लेडी वहीं पे खड़ी थी। बस वांग जी विंग को हर शॉप के पास लेके जाता है जिन लोगों को वांग जी ने देखा था अपनी आंखों से। वहाँ पे जाते वक्त जो होता है ना वो वांग जी उन लोगों को लेने लगता है उन लोगों के पास से जहाँ पे वो वांग जी तो होता है ना कि एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था, एक्स्ट्रा मनी दे रहा था। उन लोगों को क्या लगता है कि वांग जी के पास कोई पैसा नहीं है और विंग के पास कोई पैसा नहीं है। वांग जी उन लोगों को दे रहा था। देन उसके बाद वांग जी कुछ जगह से बाय कर रहा था। तभी एक लेडी कहती विंग जिसका हाँ आप क्या मुझे जानते हो? वो कहते कि विंग कैसे हो तुम? हाँ विंग कहता मैं ठीक हूँ। वो कहते कि विंग ये बच्चा? तो विंग कहता सॉरी बट मैं आपको जानता नहीं हूँ एंड ये चाइल्ड मेरा है। तो वांग जी कहता हाँ ये हमारा बच्चा है और हम दोनों एक दूसरे से शादीशुदा है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वो कहते नहीं। ऐसे कहते वो देखने लगते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट के लोग बहुत सारे देख रहे थे। हाँ ये कपल ये नाम से ये लोग घिन करते हैं, ये लोगों से पहली बात ये घिन करते हैं और ऊपर से विंग के बच्चा उसे देख रहे थे। हाँ वांग जी उन लोगों को देखता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हुए कहते कि अच्छा तुम्हें मार दिया था, कहाँ से ज़िंदा हो गए? हाँ ऐसे आवाज़ आती है जिसके कारण विंग टर्न होता है और वांग जी भी टर्न होता है जहाँ पे विंग कहता हाँ क्या आप मुझसे कह रहे हो? वो कहता है कि हाँ तुमसे वी वुशान समाज के ऊपर कलंक। हाँ 2 सालों के बाद आखिरकार तुम यहाँ वापस आ गए। हाँ विंग बस उन्हें देखने लगता है और विंग को ये आवाज़ होता है ना कि ये बातें सुनी हुई सी लग रही थी। विंग कहता है ऐसा कुछ। तभी वांग जी कहता कि क्या कहा आपने? क्या कहा मेरे हस्बैंड को? कलंक? हाँ आप इस समाज के ऊपर कलंक हो और मेरे हस्बैंड को कह रहे हो? वो कहते कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तुम दोनों गे होना ही हमारे लिए समाज के ऊपर कलंक होता है और तुम लोग वो हो और एक लड़का होने के बावजूद भी तुम प्रेग्नेंट हुए थे, इसलिए तुम भी एक कलंक हो। तो वांग जी उस इंसान के पास जाता है और सीधा उसके गले को दबा लेता है और कहता है कि फिर से कहो, समाज के ऊपर कलंक? समाज के ऊपर तुम कलंक हो, मेरा हस्बैंड नहीं। विंग कहता वांग जी क्या कर रहे हो?
वांग जी। पर वांग जी उस इंसान के गले को दबाते जा रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। उस इंसान को बहुत ज़्यादा तड़पा था। देन उसके बाद उसे छोड़ते हुए कहता है कि कैसा महसूस होता है जब मौत के करीब पहुँचते हो तो? हाँ, मौत के करीब पहुँचने के बाद कैसा महसूस होता है, अब समझ में आ रहा है? हाँ, तुम लोगों ने तुम लोगों ने जो कुछ भी किया था ना, याद रखो, आज से सब लोगों को मैं उसकी सज़ा दूंगा, सब लोगों को। मेरा नाम लान वांग जी है, इतना याद रखना। ऐसे कहते हुए वांग जी बस एक फ़ोन करता है, जहाँ पे वांग जी के फ़ोन के साथ वहाँ पे कुछ लोग घुसने लगते हैं, जहाँ पे विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे बहुत सारे जो फूड इंस्पेक्टर थे ना, वो वहाँ पे आ चुके थे, जहाँ पे इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। बट फूड इंस्पेक्टर जो थे ना, वो सारे शॉप के अंदर जाकर उथल पुथल करते हुए जो ना उनके प्रोडक्ट को देख रहे थे, जिससे पता चल सके कि वो लोग किस तरह के सामान का इस्तेमाल करते हैं। मतलब होता है ना कि एक्सपायर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती है जो गलत तरीके से बेची जा रही होती है, सारी चीज़ें वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो लोग गलत चीज़ कर भी नहीं रहे होंगे ना, वांग जी उनको फंसाएगा। ऐसे वांग जी वही कर रहा था, वो उन लोगों को फंसा रहा था, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग वांग जी के पास जाते कहते ये सब क्या चल रहा है? हाँ, वांग जी कहता कुछ नहीं, बस ये लोगों ने गलत किया है ना विंग, मैं बस गलत लोगों को गलत करने की सज़ा दे रहा हूँ। विंग कहता हाँ, यहाँ पे सबने किया है क्या? तो वांग जी कहता हाँ विंग, सबने किया है। वो आंटी को देख रहे हो विंग, वो है ना लोगों को बोलती थी कि एक मतलब कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मतलब होता है ना विंग, तुम जैसे प्रेग्नेंट हुए थे एक लड़की होने के बावजूद भी उनको लगता है कि ये चीज़ गंदी होती है, तो वो इतनी गंदी चीज़ होती है तो आखिरकार वो ऐसा गंदा काम कैसे कर सकती है विंग? देखो वो फिश के अंदर जो है ना विंग गैरकानूनी सामान बेचती है। तो विंग कहता क्या क्या? वांग जी कहता हाँ, जो नशीली चीज़ें होती है ना विंग, वो सारी चीज़ों को बेचा जाता है। समझ में आ रहा है? तो विंग कहता ठीक है, मतलब यहाँ पे सब लोग गंदे हैं। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हमने जो चीज़ें ली है अगर उसमें कुछ हुआ तो? वांग जी कहता अरे हाँ विंग, हमने फालतू में ये चीज़ें खरीदी है क्या? तो विंग कहता हाँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की हेल्थ ख़राब हो जाए। तो वांग जी कहता तुमने ये बात तो सही कही विंग, इसलिए एक काम करते हैं, मैं ये सामान फेंक देता हूँ। विंग कहता बट तुमने तो इसके लिए उनको टिप भी दी थी। वांग जी कहता हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता था कि ये लोग ऐसा काम करते करके, अभी तो इनको देखने के बाद मुझे पता चल रहा है विंग। यू नो ना, तुम नोटिस कर रहे हो ना सभी लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो तुम नोटिस कर रहे हो ना विंग? विंग कहता हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, ये लोग तो हाँ, ये तो बहुत गंदी चीज़ है, देखो ना वांग जी, वो लोग तो। वांग जी कहता विंग कहता वो सब्जियाँ कितनी गंदी है, हाँ बासी सब्जियाँ है ना वो। तो वांग जी कहता हाँ तुमने सही कहा, वो बासी सब्जियाँ है। और क्या भाषा है? अरे बहुत सारी चीज़ें बासी है। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता हाँ सही कहा, और एक्सपायर प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं दूसरे पैकेट में पैक करके, ये तो बुरी चीज़ है। वांग जी कहता है इसलिए तो विंग, तो एक काम करते हैं हम इन सारे सामान को फेंक देते हैं। जहाँ पे विंग कहता हाँ फेंक दो। और विंग कहता और आयुन देखो वो रो रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है ना, इसके कारण हम घर चले, हम दूसरे मार्केट जाकर लेके आएंगे, ठीक है? तो वांग जी कहता अरे हाँ विंग, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। वांग जी जो है ना वो विंग के साथ जाने लगता है, और जाते वक्त वो इधर उधर देख रहा था। विंग को वो चेहरे जो है पहचाने तो लग रहे थे, बट ऑब्वियसली विंग इतना भी अभी उसे याद नहीं था। विंग बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था, बट वांग जी उन सब लोगों को देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग पुलिस लोगों के साथ बातें कर रहे थे और वांग जी को देख रहे थे, बट वांग जी के फेस के ऊपर बस एक स्मक था। वांग जी उस मार्केट से बाहर निकल रहा था, उन्हीं के सामने उनके सामान को जस्ट कचरे की तरफ फेंक देता है। वांग जी की नज़र में उनकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, वो साबित करना चाहता है विंग जो है ना उसके लेवल में तुम लोग कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। वांग जी उन सब लोगों के धंधे को पूरी तरह से चौपट कर देता है, और वांग जी विंग के साथ घर में आ चुका था। घर में पहुंचने के बाद हमारा विंग जिस जो सर्वेंट थी ना जो वहाँ पे काम करने के लिए थी, वो उनसे कहता है कि क्या आप खुद जाकर मार्केट से लेके आ सकते? वो कहते कि हाँ सर। वो चली जाती है, जहाँ पे अभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग जो आयुन को सुला रहा था, वांग जी जस्ट बाहर आके बस स्माइल कर रहा था और फ़ोन पे बात करते हुए कहता है कि क्या आप सब लोगों को पकड़ लिया? वो कहते हैं कि हाँ सर हमने पकड़ लिया। तो वांग जी कहता हाँ, हो सके तो उनको इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो, इतना करो कि वो उनकी गलती भी नहीं है ना, बट फिर भी उस गलती को वो लोग एक्सेप्ट करें, इतना टॉर्चर करना। वो लगता कि ठीक है सर, ठीक है। एंड देन वांग जी फ़ोन को कट कर चुका था, और वांग जी कहता ये खबर तो तुम्हारे पास ज़रूर पहुँचेगी मैडम, यू याद रखना, ये खबर जैसे ही तुम्हारे पास पहुँचेगी ना, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वांग जी बस एक स्मोक करता है, जब टर्न होता है
और विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग आयुन को सुला रहा है। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है कि विंग। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या उस मार्केट में जाने के बाद कुछ याद आया? विंग कहता है याद तो कुछ नहीं आया, बट उनकी बातें कुछ सुनी हुई सी लग रही थी। वांग जी कहता ओह कोई बात नहीं। विंग कहता क्या हुआ, क्या हम उस मार्केट में जाते थे पहले? तो वांग जी कहता हाँ विंग, हम बहुत बार उस मार्केट में मिले हुए हैं एक दूसरे को, हर बार टकराए हैं, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था। विंग कहता ओह मुझे नहीं पता। वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता और कुछ? वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता मुझे लगा वहाँ पे तुम इसलिए कहते कि उन लोगों को सज़ा मिल सके। वांग जी कहता ऐसा क्यों लगा? विंग कहता क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम्हारे जो मुझे इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वांग जी कहता ओ माय गॉड, लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो विंग कहता हाँ लगता तो यही है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए। तो वांग जी बस स्माइल करते कहते हाँ ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड है इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को पास आते हुए विंग के हैंड को होल्ड करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विंग कहता है हाँ यहाँ पे मुझे किसका डर होगा? तो वांग जी कहता है ठीक है। और विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे के साथ बैठे हुए रहते ऐसे ही, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो आओ मेरे पास, मेरे को हक करके सो जाओ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तो वही तो काम कर रहा हूँ। विंग कहता है ठीक है। एंड विंग आयुन को देखता है, आयुन आराम से सोया हुआ था। विंग वांग जी के पास जाता है और वांग जी के पास जाने के बाद वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखकर वो भी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए बस सोच रहा था अब आगे वो क्या करेगा। अब दूसरी तरफ हम जिन मेंशन में देखते हैं, जिन फैमिली के, जहाँ पे यानली उसका हाथ कपकपा रहा था। यानली कहते क्या ये कैसे हो सकता है भला? हाँ वो वापस कैसे आ सकता है? तभी वो लड़की कहती कि सर सच में मैंने उसे उस मार्केट में देखा है, उस मार्केट में वो घूम रहा था। तो यानली कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिन जुशान कहते कि तुम पागल हो गई क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ कुछ भी बकवास बोल रही हो तुम। हाँ वो कहती कि सर मैं सच बोल रही हूँ, सच में उस मार्केट को उसने बंद कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो जो जिन जुशान कहता कि कुछ भी बकवास लगा के रखी है, वो तो मर गया था ना यानली। यानली कहते हाँ वो तो मर गया था ना, वो वापस कैसे आ सकता है भला? तो जिन जुशान कहते हाँ वही तो, वो वापस नहीं आ सकता है, ये तुम्हारी गलत फहमी हो सकती है, जाओ यहाँ से जाओ जल्दी से जल्द। वो कहती कि ठीक है सर आपको जैसा ठीक लगे, बट मुझे जो लगा मैंने आपको बोल दिया सर, क्योंकि मैंने सच में उन्हें देखा है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, यकीन मानिए। ऐसे ही कहते हुए वो बोलती है, जहाँ पे वांग जी मतलब जिन जुशान कहता कि देख लेंगे, हाँ अगर वो वापस भी आएगा तो वो क्या ही कर सकता है हमारा, हाँ क्या ही कर सकता है, वो तो फटीचर ही होगा ना। तो वो कहते कि हाँ ये तो सही कहा तुमने, छोड़ो शायद वो एक और बार मरने के लिए यहाँ पे आया है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये सोसाइटी उन लोगों उसको जीने नहीं देगी, एक गे लड़के को भला यहाँ पे कैसे जीने देगी। हाँ ऐसे करते हुए यानली बस मक करती है। दरअसल के बाद हम दूसरी तरफ मैडम यू को देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू जो गोल्ड का व्यापार करती थी ना, मैडम यू को देखते जहाँ पे मैडम यू अभी अपनी शॉप में बैठी हुई थी। एंड शॉप में बैठे हुए मैडम यू आराम से होते ना अपने पैसों को गिन रही थी। बट तभी वहाँ पे कुछ लोगों की एंट्री होती है जो एक सीबीआई की तरह काम करते थे, जहाँ पे उन लोगों को बताया गया था यहाँ पे इनलीगली गोल्ड का व्यापार किया जाता है। इसके कारण मैडम यू के गोल्ड के बिज़नेस के ऊपर उन्होंने छापा डाला है करके। मैडम यू समझ नहीं पाती कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम यू बहुत कुछ बोलती है, बट ऑब्वियसली वो लोग सुनेंगे नहीं, वो अपना काम करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि उनके पास एक सर्टिफिकेट था जिसके कारण मैडम यू उनको रोक नहीं सकती थी। देन मैडम यू की दुकान को जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर चुके थे। एंड मैडम यू के शॉप में से गैर कानूनी तरीके से जो गोल्ड प्राप्त होता है, गोल्ड उन्हें मिलता है, जिसके कारण मैडम यू पूरी शॉक हो चुकी थी। क्या ये कैसे हो सकता है भला? मैडम यू जिस कहती है देन सबको देखने लगती है, जहाँ पे मैडम यू को वहाँ से जेल में लेके जाया जाता है। जहाँ पे मैडम यू जेल में जाने के बाद कहते मुझे अपना वकील चाहिए, मुझे अपने वकील से बात करनी है। तो वो लोग कहते कि ऑफ कोर्स, एंड मैडम यू को एक वकील करने का मोह दिया जाता है। और मैडम यू कहता है कि ये कौन करवा रहा है मेरे साथ, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रियल सोना है, वो रियल सोना है। बट वहाँ पे एक इंसान अंदर आता है और मैडम यू से पूछताछ करने के लिए बैठ चुका था सामने। और मैडम यू को देखते हुए कहता है कि आपको जो है ना यहाँ पे पूरी तरह से आपको मेरे हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और आप नहीं भी देना चाहती हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखिएगा बिहेव यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ पे जो भी हम दोनों के बीच में बातें होगी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एंड आप कुछ भी गलत बोलोगे उसे एक प्रूफ की तरह मान लिया जाएगा। मैडम यू बस देखने लगती है।
देन कहता है कि ठीक है, आपको जो बोलना है वो बोलिए, बट मेरे वकील के आने के बाद वो कहता है कि ठीक है। आधे घंटे के बाद मैडम यू का जो वकील था ना वहाँ पे आ चुका था। मैडम यू के वकील आने के बाद मैडम यू के वकील को सारी सिचुएशन पता चल चुकी थी। देन उसके बाद वो अंदर आ चुके थे। देन उसके बाद पूछताछ स्टार्ट होती है मैडम यू से कि तुम ये कब से धंधा करती हो, कब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जाती है, गैर कानूनी तरीके से गोल्ड को क्यों बेचा जाता है, तुम्हारे पास जो स्टैक वाला गोल्ड क्यों नहीं है, एंड जिस गोल्ड को तुम बेच रहे हो उस गोल्ड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं लिखी हुई है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछ। मैडम यू कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ गैर कानूनी तरीके से। वो कहते हैं कि मिस यू, आप हमें मत बताइए, हमने आपके सामने ही आपके गोल्ड शॉप से वो सारी चीज़ों को बरामद किया है, इसलिए आप झूठ मत बोलिए। एंड देन आपने जो कुछ भी किया है वो साफ साफ हमारे सामने कन्फेस कर दीजिए। अगर आप कन्फेस करते हो इसके कारण आपकी सज़ा कम हो सकती है, बट अगर आप कन्फेस नहीं करते हो और आप अपने ही रूड बिहेवियर के ऊपर रहते हो, इसका मतलब ये होगा कि आप बस कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए कानून को अगर आप गुमराह करने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए वैल्यूबल नहीं रहेगी। इसलिए याद रखिएगा, जो भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा। ऐसे कहते हुए मैडम मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एंड देन क्वेश्चन आंसर की चीज़ें होने के बाद मैडम यू को जहाँ पे जेल में रहना चाहिए था, बट मैडम यू का वकील उसकी बेल करवा देता है। एंड मैडम यू के वकील जो है ना वो अब जांच पड़ताल में लग चुके थे। मैडम यू कहता है कि आज सडनली ये कैसे हो सकता है बेटा, हाँ ये कैसे हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैडम यू ऐसे चिल्ला कर बोलती है। तो वो वकील कहता है कि मुझे नहीं पता मैम, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, जितना मुझे पता है ना मैम, मुझे लगता है कि ये किसी ने किया है, इतने सालों में तो आपसे कोई पंगा नहीं लेता है मैम। वो कहते कि हाँ वही तो, आज तक किसी ने भी मुझसे कभी कोई पंगा नहीं लिया, बट आज सडनली इस कौन है जिसने मेरे साथ ये किया है। सच में मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे बर्बाद कर दूंगी, पूरी तरह से बर्बाद। ऐसे करते हुए मैडम यू जो थी ना वो कहे जा रही थी। मैडम यू की ये बातें सुनने के बाद वो कहता है कि सर मैडम मैं कुछ पता कराने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है मैम। वो कहता है कि हाँ ज़रूर, और जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना मैं सबको मार डालूँगी। किसने किया है, किसने आखिरकार मेरे साथ ये किसने किया है, कौन कमीना है जिसने ये करने की हिम्मत की है, वो भी मेरे साथ। ऐसे कहती हुए मैडम यू जस्ट बोल रही थी। एंड देन जहाँ पे अब दूसरे हम वांग जी को देखते। वांग जी जो विंग के बालों में हाथ फिरा रहा था ना, विंग सो चुका था। वांग जी का फ़ोन बजता है और वांग जी को ये चीज़ें पता चलने के बाद वांग जी की फेस के ऊपर बस एक स्माइल आ जाती है। हाँ बस स्माइल आ जाती है। विंग को घर से बाहर निकाला था ना, वो घर तुम्हारे नाम पे कभी नहीं रहेगा, याद रखना, तुम्हें भी मैं उस घर से बाहर निकाल दूंगा, बस महार। ऐसे कहते वांग जी बस कह रहा था, तभी सर्वेंट आते कहते सर खाना बन चुका है। तो वांग जी कहता ओके। एंड देन वांग जी विंग को प्यार से उठाता, विंग चलो उठो, खाना नहीं खाना है क्या, हाँ। विंग कहता एंड विंग उठ जाता है और वांग जी कहता जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। विंग जाता है, फ्रेश होकर आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। विंग एंड वांग जी खाना खाते हैं। एंड देन उसके बाद रात के टाइम पे टीवी देखते हुए वो ऐसे ही सो रहे थे, बट वांग जी वहाँ पे सो नहीं रहा था, वांग जी कुछ काम करे जा रहा था, हाँ कुछ काम। इसके कारण जहाँ पे विंग वांग जी को बस देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो वांग जी कुछ काम करे जा रहा था। एंड देन वांग जी काम करते करते सो जाता है। यहाँ से सुबह का सीन देखते। सुबह के टाइम पे विंग उठने के बाद होता है ना, विंग के लिए नई जगह लगती है। एंड विंग को तभी याद आता है कि वो चाइना में है करके। इसके कारण विंग उठकर होता है ना किचन में चला जाता है और किचन की कुछ चीज़ों को देखकर वो जैसे कि खाना बनाता है उस तरह से बनाने लगता है। और विंग आईवान को लेके आता है प्यार से, उसे जो खाना खिलाने लगता है। वांग जी कुछ टाइम के बाद वो उठ जाता है और विंग को किचन में काम करते हुए कहता है विंग यहाँ पे सर्वेंट है। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना सकता हूँ ना, बाकी वो काम कर लेंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है तो आज हम घूमने चले। तो वांग जी कहता है कहाँ जाना चाहते हो। तो विंग कहता है शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है शॉपिंग करने चलते हैं, ओके। तो विंग बस माल करता है, अंदर कहता है वांग जी और विंग ऐसी कुछ बातें करते हैं। तभी विंग कहता है हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। वांग जी कहता है हाँ हाँ ज़रूर पकड़ेंगे, चिंता मत करो। देन उसके बाद वांग जी और विंग शॉपिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद वांग जी और विंग घर से ही निकल चुके थे कार के साथ। जहाँ पे विंग जाते वक्त उस मोहल्ले को देख रहा था। उसे देखते हुए विंग को होता है ना कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे। वो कभी इस मोहल्ले से पैदल पैदल चल के जाता था, क्या क्या होता था। एक लाइब्रेरी नज़र आती हो, कहते विंग कहता रुको। तो वांग जी कहता क्या हो गया,
विंग कहता है ये लाइब्रेरी पहचानी हुई सी लग रही है। तो वांग जी कहता ऑब्वियसली हम यहीं पे तो मिले थे। विंग कहता यहाँ। तो वांग जी कहता यहीं पे। विंग कहता क्या हम उस लाइब्रेरी में जा सकते हैं? तो वांग जी कहता अभी? तो विंग कहता हाँ टाइम है ना हमारे पास। तो वांग जी कहता क्यों नहीं, ज़रूर। विंग अपने बेबी को उठा लेता है और बैग को लटका देता है। देन उसके बाद विंग कहता चले। तो वांग जी कहता चलो। वांग जी उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस लाइब्रेरी को बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता कि हम यहाँ मिले थे। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तो मैं यहाँ पे छुप छुप के तुम्हें देखता था। वांग जी कहता तो विंग कहता और तुम यहाँ क्या करते थे? वांग जी कहता कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं लाइब्रेरियन था, मैं इस सीट पर बिठा करता था। तो तभी वहाँ पे लेडी कहते हैं वांग जी तुम हो? तो वांग जी कहता हेलो मैम। वो कहते कि हेलो, अरे तुम तो 2 साल में कितने बदल चुके हो, हाँ तुम तो टॉल लग रहे हो। वांग जी कहता थैंक यू। वो कहता अरे ये तो विंग है ना, ये उस जगह पे बैठा था। तो वांग जी कहता ये वही है मैम, आप तो अभी भी हमें दोनों को पहचानते हो। वो कहता कि हाँ ज़रूर, मैं क्यों नहीं पहचानूंगी भला। ये लड़का तुम्हें हमेशा से देखता रहता था और तुम भी कभी कभी उसके ऊपर नज़र डाल देते थे क्योंकि तुम भी उसे देखते थे। तभी वांग जी वो चलो विंग आगे चलते, हाँ थैंक यू मैम। तो विंग कहता सीरियसली क्या वो भी मुझे देखता था? वो कहता कि हाँ वो भी तुम्हें देखता था विंग। विंग कहता हो। वो कहता ओ माय गॉड ये तुम्हारा बच्चा है विंग? विंग कहता हाँ। तो कहता कि ये तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया? विंग कहता एक्चुअली उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो कहता कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। विंग कहता एंड विंग उस लाइब्रेरी को देखने लगता है। वांग जी बताता है कि तुम यहाँ पे ये किताबें पढ़ते थे, तुम हमेशा इस टेबल के ऊपर या इस टेबल पे बैठे रहते थे एंड मुझे हमेशा से ताड़े जाते थे। सारी चीज़ें हमारे विंग को बताई जाती है। विंग उस सुनते होता है ना विंग को, और ऐसे तो थोड़ी चीज़ें से रिमाइंड होती जा रही थी। विंग कह रहा था कि हाँ मुझे कुछ लग तो रहा है कि ऐसा कुछ होता था करके। वांग जी तो ऑब्वियसली ये सब होता था। जहाँ पे विंग का सर दर्द करने लगता है, इसलिए विंग कहता वांग जी दर्द हो रहा है। वांग जी कहता अरे विंग ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हाँ दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग बाहर आने के बाद वो कार की तरफ जा रहे थे। तभी विंग एक बिल्डिंग को देखते हुए था वांग जी था तो विंग कहता ये बिल्डिंग क्यों जानी पहचानी लग रही है? तो वांग जी उस बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहता क्योंकि विंग वहाँ पे मेरा अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट में मैं रहता था और तुम मुझसे मिलने वहाँ आते थे। विंग कहता हाँ सच में? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता ओ तो तुम किराए पे रहते थे? तो वांग जी कहता विंग कहता ओ। तो वांग जी कहता बट मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, मुझे लगता है अभी हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, क्या कहते हो? तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वो वांग जी के साथ कार में बैठकर वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल चुका था। शॉपिंग सेंटर में देखते वांग जी कार को पार्क करने के बाद वो विंग को लेकर शॉपिंग के लिए लेके जा रहा था। बहुत सारे लोग मतलब होता है ना वो विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग का जो बेबी था ना वो उसके पास ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ऑब्वियसली होता है ना कि किसी को कुछ हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे देखते रहते और विंग अपने बच्चे को टाइटली पकड़े हुए था और विंग का बच्चा भी विंग के जो शोल्डर के ऊपर सर के हुए सारी चीज़ों को देख रहा था। और वांग जी और विंग आगे बढ़ चुके थे। विंग कहता पहले हम बेबी के लिए शॉपिंग करते उसके बाद हम हमारे लिए शॉपिंग करेंगे, ठीक है? तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। और वांग जी और विंग दोनों जो बेबी जहाँ पे बेबी कपड़े मिलते हैं वहाँ पे घुस चुके थे। तो उसके बाद विंग बेबी के लिए एक प्यारा सा जो है ना कपड़े को देखते हुए कहता है वांग जी क्या मैं ये लूँ? वांग जी कहता विंग कहता है मैं सॉक्स भी लूँगा। वांग जी कहता है हाँ। एंड विंग जैसे जैसे कपड़े देख रहा था वांग जी भी उसके साथ कह रहा था कि हाँ ये लो विंग ये तुम्हें लेना चाहिए। ऐसे करते वो दोनों के दोनों देखे जा रहे थे। बट तभी जो है ना विंग एक गुलाबी कलर के कपड़ों के ऊपर हाथ रखता है, तभी किसी और का भी हाथ उसी कपड़ों के ऊपर आ चुका था। विंग जस्ट सामने की तरफ देखता है, देखने के बाद विंग को लग रहा था ये इंसान उसे वो जानता है और विंग को घबराहट महसूस होने लगती है। विंग को घबराहट महसूस हो रही थी। वांग जी जस्ट विंग के पास आते क्या हो गया? और वांग जी तभी देखता है सामने की तरफ, तो वांग जी की आंखें नैरो हो जाती है और विंग को विंग क्या हो गया? विंग कहता कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग जस्ट पीछे हो जाता है और कहता वो है, ऐसे ही कहने लगता है। तभी वो सामने वाली लड़की सामने आ जाती है और कहता है विंग ये तुम हो? तभी विंग जो दूसरी तरफ जा रहा था ना वो रुक जाता है। हाँ विंग कहता ये और विंग जस्ट देखने लगता है। वो कहता कि अरे यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये क्या तुम्हारा बच्चा है? ओ विंग पता नहीं था कि तुम्हारा बच्चा भी है करके, कहाँ चले गए थे? हाँ तभी वांग जी कहता एक्सक्यूज़ मी, मेरी विंग से दूर रही है एंड देन विंग कहीं पे भी जाए आपको क्या, हाँ आपको क्या फ़र्क पड़ता है? चलो बोलिए। विंग बस उसे देखने लगता है। वो लेडी जिस कहते हैं अरे ये तो हमारे घर में रहता था एक पालतू कुत्ता बनकर,
जिस कुत्ते का हमने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए इस कुत्ते का हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तभी पीछे से जिन जुशान आते हुए कहता, हाँ हाँ मैंने भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है ना। वीन जस्ट टर्न होता है और देखता है इस आवाज़ उसे जानी पहचानी लग रही थी। कुछ जंगल की यादें उसे याद आ रही थी और वीन घबराने लगता है। और घबराते वक्त वीन बेहोशी होने वाला था, बट वांग जी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वीन के हाथ में बेबी था और ऊपर से वीन के बैग के ऊपर सिलेंडर था, जिस कारण वीन को चोट लग सकती। वांग जी उसे संभालता है और वांग जी उन लोगों को घूरते हुए कहता है कि इस चीज़ का बराबर से मैं तुम लोगों को सजा दूंगा, बराबर से। वो कहता है अरे क्यों, हाँ किसी और के बच्चे को पालने का शौक है, वाह क्या बात है, मतलब किसी और के बच्चे को तुम पाल भी रहे हो और बहुत सारे लोगों ने जिसे इस्तेमाल किया उसको अपने साथ घुमा भी रहे हो, क्या बात है। क्या मिला इससे तुम्हें, इसके पास तो कुछ बचा भी नहीं था, फिर भी इंजॉय कर रहे हो क्या। हाँ हाँ मुझे याद है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा था और अगर कभी मौका मिले तो एक बार और भेज देना। वांग जी उससे घूरने लगता है और वो कहता है और सूट बूट पहन के तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ताकत भी है इस मॉल में काम करने की। इस मॉल में मतलब सामान खरीदने की, जो आए हो बड़े यहाँ पे सामान खरीदने के लिए। वांग जी बस उसे घूरता है एंड देन क्योंकि अभी उसके लिए विंग इंपॉर्टेंट था, इसलिए वांग जी जल्द से फ़ोन लगाता है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ चुके थे एंड देन वांग जी उन गार्ड्स के हाथ में अपने बेबी को दे देता है एंड देन उसके बाद विंग को उठाकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। बट वांग जी को उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ चुका था। वांग जी डायरेक्टली वहाँ से विंग को हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर वो विंग के चेकअप कर रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि विंग को किसी चीज़ को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है एंड जो आपने जैसे कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री दिखाई थी, जिसके हिसाब से विंग को कुछ पुरानी यादें भी याद आई होगी, इसके कारण विंग डर चुका है। वांग जी ये सब सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी नहीं चाहता है कि विंग डरे। वांग जी ये चाहता है कि विंग अब सबसे अच्छे से मुकाबला करे, बहुत जस्ते तरीके से। इसलिए विंग हॉस्पिटल में था और वांग जी अब अपने बेबी की केयर कर रहा था, जो उसका प्यारा सा आईवान बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा है। आईवान को जो है ना, ये नॉर्मल लोग जो सांस लेते हैं उस सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसके कारण वांग जी जिस आईवान को देखते हुए कहता है कि बेबी बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हें बचाया है, प्लीज़ अपनी माँ का साथ देना ज़िंदगी भर, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। आईवान बस वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी आईवान के फेस को धीरे से सहलाता है और विंग बस सोया हुआ था, कहे तो बेहोश था, नींद के आगोश में था। अब विंग के नींद के आगोश में देखते एक सुनसान जंगल, वो जंगल के अंदर विंग चलते हुए जा रहा है, किसी को वो पुकार रहा है, किसको विंग को नहीं पता, वो पुकार रहा है। बट एक लड़की उसे मिलती है उस जंगल में और विंग उसे कुछ देता है एंड वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। विंग लोगों का ध्यान भटकाने लगता है, देन विंग भी दौड़ते हुए भागने लगता है। सडनली विंग किसी से टकराकर टहनी से टकराकर नीचे गिर चुका था। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और विंग को घसीटते हुए एक कैंप के पास लेके जाते हैं। देन विंग की आवाज़ें और विंग के सामने तभी वो शक्ल क्लियर होती है और विंग ज़ोर से जैसे नहीं ऐसे करते विंग ज़ोर से चिल्लाकर बस अपनी आंखें खोल देता है और विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी वांग जी कहते विंग तुम ठीक हो ना। विंग बस वांग जी को देखता है, विंग वांग जी को वांग जी फू वांग जी क्या हो गया और विंग फूट के रोने लगता है और कहते नहीं उसने वो किया वांग जी कहते विंग क्या हो गया बता मुझे। हाँ विंग बस रोने लगता है और विंग कहता है वो लोग बहुत बुरे हैं वांग जी, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया वांग जी, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग बहुत बुरे हैं। वो उन्होंने ऐसे कहते हुए जना विंग बस रोने लगता है। वांग जी कहता है किसने विंग कहता वो चिंजू शान उसके दोस्त वो सब यानली मैडम यू सब लोगों ने सब कुछ किया वांग जी, सब लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग बस रोने लगता है बुरी तरह से। विंग कहता मुझे उन सब लोगों ने बहुत सताया वांग जी, बहुत ज़्यादा। वो लोग मुझे मार डालते, मुझे वांग जी यानी मेरा बच्चा ऐसे कहते विंग ज़ोर से रोने लगता है और विंग बहुत घबरा रहा, बहुत पैनिक कर रहा था। इसलिए वांग जी डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर विंग को एक पैनिक इंजेक्शन लगा देते जिसका विंग रिलैक्स हो सके एंड देन इसके कारण विंग फिर से सो चुका था। जहाँ पे वांग जी डॉक्टर को बताया कि विंग क्या बोल रहा है करके, तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है, इसके कारण उनका ऐसा रिएक्शन है। जहाँ पे वांग जी ये सुनकर होता है ना, वो एक पल के लिए मतलब खुश भी होता है कि ऑब्वियसली विंग की याददाश्त वापस आ जाएगी, इसका मतलब अच्छी बात है ना, तो वांग जी उन लोगों से अच्छे से बदला ले पाएगा। इसलिए वांग जी बस कहता है कि ठीक है डॉक्टर कहता है कि ठीक है हम उनके होश में आने की बात देखते हैं।
देन वांग जी भी विंग के साइड में ही ऐसे ही लेट जाता है अपने बच्चे को टाइटली हक करे हुए। देन उसके बाद यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग की आंखें धीरे धीरे ओपन होती है। धीरे धीरे ओपन होने के बाद विंग बस सीलिंग को देखता है। देन उसके बाद विंग का ध्यान साइड में जाता है जहाँ पे वांग जी जैसे होता है ना कि बेड के ऊपर सर रखे हुए सोया हुआ था। विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद विंग को धीरे धीरे वांग जी के साथ जो विंग ने 2 सालों का जो वक्त गुजारा था वो चीज़ें याद आती है। वांग जी उसका कैसे ख्याल रख रहा था। तो चलिए अब हम 2 साल पहले की तरफ पढ़ते हैं जहाँ पे विंग ने जहाँ से देखा था हम वहीं से देखेंगे। विंग ने जब पहली बार अपनी आंखें ओपन की, विंग एक हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में हमारे विंग अनजान था उस हॉस्पिटल के बिहेवियर के सारी चीज़ों से, वो नहीं जानता था। विंग जस्ट देख रहा था इधर उधर, तभी विंग को वांग जी नजर आया। जो वांग जी विंग को देखकर बहुत खुश था और विंग को देख तुम होश में आ गए विंग, तुम ठीक हो ना? हाँ तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कहता मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन? तो वांग जी विंग कहता हाँ तुम कौन? तभी डॉक्टर आते कहते हैं कि रुकिए मुझे देखने दीजिए, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग का चेकअप करते हुए बताते कि विंग अपनी याददाश्त को भूल चुका है। वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता था और इस कंट्री में रहने के लिए यहाँ की सिटीजनशिप होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए वांग जी विंग से कहता है कि विंग मैं तुम्हारा प्यार विंग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग कहता हाँ। वांग जी बस उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड देन हम दोनों यहाँ पे शादी करने वाले थे करके। जहाँ पे विंग वो सारी चीज़ें सुन कर कहते कि बट मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वांग जी कहता हमारा बच्चा भी है विंग। फिर कहता क्या हमारा बच्चा? तो वांग जी कहता हाँ। और वांग जी कहता मैं चलो तुम्हें हमारा बच्चा दिखाता हूँ विंग बस कहता है कि ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को पकड़ते हुए एक जो बेबी सेंटर था ना वहाँ पे लेके आ जाता है और वांग जी विंग को उस बेबी के पास लेके आता है जहाँ पे वो बेबी एक होता है ना कि कांच के डब्बे में था। वो बेबी ऑक्सीजन लगाए हुए था एंड वो बेबी आराम से सोया हुआ था। विंग कहता कि क्या ये हमारा बेबी है? तो वांग जी कहता है हाँ ये हमारा बेबी है। विंग बस उस बच्चे को देख रहा था। विंग कहता क्या क्या मतलब मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ बेटा? तो वांग जी कहता विंग तुम स्पेशल मेल थे, इसके कारण तुम प्रेग्नेंट हो सकते थे और इसलिए तो हम शादी करने वाले थे विंग, बट सडनली एक छोटा सा एक्सीडेंट होने के कारण तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ विंग आई एम सॉरी, याददाश्त भूल चुके, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस इतना कहूँगा विंग कि हम शादी करने वाले थे तो हमें शादी करनी होगी विंग। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारा कुछ वक्त तक ध्यान रखूँगा, हम कोशिश करते कि तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाए। तो विंग भी कहता है कि ठीक है, क्योंकि अपने बच्चे को देखने के बाद विंग को होता है ना कि इमोशनल वाला फीलिंग्स तो अंदर से आएगा ही भाई। उसके अंदर से विंग के अंदर के एक इमोशनल वाला फीलिंग आता है, इसके कारण विंग इस चीज़ के लिए मान जाता है। देन उसके बाद विंग हॉस्पिटल में रहते हुए रोज़ अपने बच्चे को देखने के लिए जाता था और वांग जी भी अपने बच्चे के बारे में बताता था बहुत ज़्यादा ही। वो विंग से बातें करता था यहाँ वहाँ की, विंग तुम्हें ये याद आया क्या क्या ये था वो था। वांग जी ने फ़ोटोज़ भी दिखाकर विंग को याद दिलाने की कोशिश की बट विंग को कुछ भी नहीं याद है। इसलिए वांग जी ने बस सोचा कि छोड़ो जाने दो, अगर विंग को याद नहीं आ रहा है तो वांग जी खुद याद रखेगा सारी चीज़ों को। इसलिए वांग जी ने फिर विंग को डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद बेबी 1 महीने तक फिर भी हॉस्पिटल में था। विंग अपने बेबी को रोज़ मिलने के लिए आता था। दैन उसके बाद बेबी को डिस्चार्ज होने के बाद बेबी के ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को विंग को बताया गया एंड विंग ने उन सारी चीज़ों को जाना। दैन उसके बाद बेबी को घर में लाने के बाद वांग जी और विंग दोनों साथ मिलकर बेबी को संभालते थे एंड बेबी को संभालने के साथ साथ वांग जी विंग को भी संभालता था क्योंकि विंग के ऊपर भी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी जिन्हें भी हील होना ही था। एंड देन धीरे धीरे विंग बेबी को संभाल रहा था और वांग जी विंग को संभाल रहा था। इसके कारण उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती थी। वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। हाँ विंग को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देता था एंड घर के अंदर सर्वेंट भी थे जो उनका काम करते थे सारी चीज़ों को। और विंग को सच में वो ऐसे सोचता था कि आखिरकार वो क्यों भूला। हाँ वांग जी उसका इतना प्यारा हस्बैंड जो है वो उसे क्यों कैसे भूल सकता है बेटा, जो उसका इतना ख्याल रखता है, उनका बच्चा भी है। तो वह विंग वो सारी चीज़ों को मतलब होता है ना वो ऐसे सोचता था बट वांग जी बस बोलता था कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, बट अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना तो ज़्यादा सोच कर भी क्या हम करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते हुए वो विंग को समझाता था और विंग भी मान जाता था। देन उसके बाद धीरे धीरे विंग वांग जी की फैमिली से मिला जहाँ पे शादी वाले दिन वांग जी की फैमिली वहाँ पे आई थी सिग्नेचर करने के लिए एंड विंग एंड वांग जी की शादी रजिस्टर हो चुकी थी। देन उसके बाद वांग जी और विंग उस एक ही घर में रहने लगे, एक प्यारे से घर में। देन उसके बाद वांग जी और विंग जस्ट अपने डेली रूटीन की तरह काम करने लगे जहाँ पे विंग के मन में बहुत बार ऐसे ख्याल आए थे कि वांग जी तो उसका हस्बैंड है ना तो उन दोनों के एक कमरे में सोना चाहिए। बट वांग जी हमेशा काम में बिजी होने के कारण विंग को लगता था कि वांग जी उनके लिए पैसे कमा रहा है, इसलिए विंग ने बस जाने दिया। बट कभी कभी विंग के मन में आता था वांग जी हर चीज़ों में अच्छा था बट ऑब्वियसली
विंग का अगर वो हस्बैंड है तो विंग के साथ भी तो होना चाहिए ना। विंग हमेशा मार्केट में जाता था, बाहर घूमता था, अपने बेबी को लेके जाता था, बट वहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के हैंड पकड़ते हुए, एक दूसरे को किस करते हुए, एक दूसरे का खाना खाते हुए, कैंडल लाइट डिनर, वैलेंटाइन डे पे, हर फेस्टिवल में विंग ने देखा था। बट वांगजी हमेशा काम में रहता था और विंग वांगजी के साथ नहीं रहता था, इसलिए विंग ने वांगजी को बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वांगजी ने बस विंग से कहा कि नहीं, जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा करके। ये अच्छा नहीं लगता है विंग, वरना फ्यूचर में जाकर क्या पता तुम कुछ गलत सोचो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। और वांगजी ने आखिर तक विंग के साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। पूरे साल बीतने दिए, वांगजी ने कभी भी कुछ भी नहीं किया, बस विंग का ख्याल रखते गए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और वांगजी ने बहुत अच्छे से तरीके से विंग को संभाला था, उसके बच्चे को भी संभाला था। देन यहाँ पे ही ये जो फ्लैशबैक जो था ना वो एंड होता है। अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था। विंग का हाथ वांगजी की तरफ बढ़ता है, वांगजी के बालों के ऊपर विंग धीरे से अपने हाथ को सहलाता है। विंग की आंखों में आंसू थे। यह इंसान विंग के लिए पराया था, बट पराया से भी ज़्यादा वो अपना बन चुका था विंग के लिए, जिस इंसान ने विंग का ध्यान रखा। और विंग बस होता है ना, वो कहता है मेरा मेरा बेबी, ऐसे कहते हुए विंग अपने बच्चे को देखता है, जो बच्चा साइड में वांगजी ने पालने के अंदर उसे डाल दिया था। विंग बस देखता है और विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है। तब वांगजी बस उसको थोड़ा सा हलचल महसूस होती है, इसलिए वांगजी धीरे से अपने सर को ऊपर करता है। तब उसे नजर आता है कि विंग बैठा हुआ है करके। वांगजी तो विंग तुम ठीक हो ना, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ, तो विंग कहता ठीक हो। तो वांगजी कहता है ओके थैंक गॉड विंग तुम ठीक हो। क्या क्या हुआ? तो विंग कहता है क्या आयुवन मेरे पास लेके आओगे? तो वांगजी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते वांगजी जल्दी आयुवन के पास जाता है और आयुवन सो रहा था। वांगजी आराम से पहले तो बैग को उठाता है, देन उसके बाद आयुवन को उठाता है, देन उसके धीरे धीरे वो विंग के पास आयुवन को रख देता है, बैग को साइड को रखता है। एंड देन उसके बाद विंग आयुवन को देख रहा था। हाँ, और विंग जिस कहता है कि हाँ मेरा प्यारा सा आयुवन। ऐसे कहते विंग अपनी आयुवन की फेस को सहलाने लगता है, जिस कारण आयुवन नींद में ही होता है ना, वो रोने लगता है। विंग कहता है सॉरी सॉरी माफ़ कर दो मम्मा को। ऐसे कहते विंग उसे बोले जा रहा था, जहाँ पे विंग आयुवन के नेक के पास, मतलब जो नोज़ के पास जो नड़ी थी ना, उसे देखने के बाद विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग वांगजी को देखता है, वांगजी कहता है कि क्या हो गया? विंग कहता है कि हाँ, उन लोगों ने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा है ना। तो वांगजी जस्ट उसे देखता है और कहता है चिंता मत करो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है बट वांगजी अगर हम उनके साथ गलत करेंगे तो हम उनकी तरह हो जाएंगे ना। तो वांगजी कहता है विंग क्या तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? तो विंग कहता है हाँ, कुछ पलों के लिए भूल तो गया था, बट वो दुख को कभी नहीं भूल सकता वांगजी, कभी भी नहीं। बट वांगजी हम उसे अगर उन लोगों को सज़ा देंगे तो हम तो उनकी तरह हो जाएंगे ना। वांगजी कहता है नहीं विंग, गलत करने वाले को अगर हम सज़ा देते हैं ना, जो हमारा खुदा भी होता है ना, वो समझ जाता है गलत इंसानों के साथ गलत ही होना चाहिए, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे विंग, और तुम नहीं चाहते उन लोगों को सज़ा मिले। हाँ, विंग कहता है मैं चाहता तो था, और तुमने देखा ना क्या हो गया करके मेरे साथ। हाँ, इसके कारण तुम्हें मेरे साथ फंसना पड़ा। वांगजी जस्ट विंग को देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे कारण कहीं पे भी फंसना नहीं पड़ा, समझे? तो वांगजी कहता है बट विंग तुम तो मेरे कारण ही फंसे थे ना उन सारी चीज़ों। वांगजी कहता है, विंग कहता है कि तुम तो मेरे कारण ही उन सारी चीज़ों में फंसे थे ना, वरना तो तुम्हारी लाइफ तो अच्छी चल रही थी ना। वांगजी कहता है बकवास बातें बंद करो। और मैं चाहता था इसलिए, समझे? विंग उसे देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। और विंग कहता वांगजी तुमने आखिरकार मुझे कैसे बचाया, क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, वहाँ पे जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, हाँ, तब मुझे याद है मैं अपनी आंखों को बंद कर चुका था। आखिरकार तुमने मुझे कैसे बचाया वांगजी, कैसे? वांगजी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है उस वक्त को मैं याद नहीं करना चाहता, पर ये कभी ना कभी मुझे तुम्हें बताना ही होगा। आज क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगा। विंग बस उसे देखने लगता है। देन वांगजी बस कहता है कि ठीक है। एंड वांगजी अब 2 साल पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे विंग उसी भीड़ के अंदर नीचे पड़ा हुआ था। विंग का बेबी भी आधा सर उसका बाहर निकला हुआ था, बट लोग बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे थे। विंग के ऊपर पूरी तरह से चिल्ला रहे थे कि कीचड़ में चले जाओ, तुम गंदगी हो, हमारे समाज के लिए गंदगी हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, वो विंग को घटिया शब्द बोले जा रहे थे। वांगजी ने तभी भीड़ को चीर कर वो वहाँ पे आया था, विंग को पकड़ते हुए विंग ऐसे बोल रहा था। वांगजी ने विंग की सांसों को चेक किया था, जो विंग की सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थी। वांगजी बस विंग के बेली को देख रहा था, जिससे बेबी का जो सर बाहर निकला था। वांगजी पूरा डर चुका था, बस डरा हुआ था। वांगजी ने जल्द से जल्द अपने फ़ोन को निकाला एंड वो डरते हुए जस्ट किसी को फ़ोन किया। उसके साथ ही वहाँ पे 4 से 5 गाड़ियाँ आई एंड वो जो लोग थे ना, वो दूर दूर भाग गए वहाँ से। एंड उसके बाद
वांग जी ने गाड़ियों के अंदर विंग को घुसाया एंड देन उसके बाद जो उस गाड़ी के अंदर जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर जस्ट विंग का वहीं पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करे। पहले तो विंग को ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया गया और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग पूरे खून से सना हुआ था एंड वो लोग जिस कह रहे थे कि हम बेबी को या इसको बचा सकते हैं वरना हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। वांग जी बस समझ नहीं पाया, बस वांग जी बस रोने लगा। ऑब्वियसली वो विंग की इस तरह की हालत को नहीं देखना चाहता था। वो विंग को बोल रहा था कि मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। बट विंग तो विंग है, वो वांग जी को फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए विंग उस घर से बाहर निकला था और कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड वांग जी ने बस विंग को वो लेके चला गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद बहुत सीरियस कंडीशन थी जहाँ पे वांग जी बस घबराया हुआ था। तब उसके अंकल एंड ब्रदर की एंट्री हुई वहाँ पे एंड देन डॉक्टर ने जस्ट कहा कि हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमने बेबी को तो बचा लिया है बट उसकी सांसें बहुत ज़्यादा उखड़ रही, उसके लिए आपको यहाँ से ट्रांसफ़र होना होगा। इसलिए विंग को वहाँ से सीधा नागालैंड वहाँ पे लेके जाया गया। वहाँ पे बेस्ट डॉक्टर की सर्विसेज थी। इसके बाद विंग का वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद विंग बहुत बुरी कंडीशन में था, बहुत ज़्यादा ही। विंग को वक्त लगा और बेबी के लिए वांग जी बहुत उदास था क्योंकि बेबी सांस नहीं ले सकता था। डॉक्टर ने इसलिए ऑक्सीजन पाइप को उसको लगा कर दे दिया था। इसलिए डॉक्टर ने जस्ट कहा था कि हम फ्यूचर में इसके लिए आर्टिफिशियल जो है ना एक हार्ट डेवलप करेंगे करके ऐसे बताया गया था। तब तक इसे ऐसे ही सांसें लेनी होगी करके ऐसे बताया गया था। बट जो हमारा आयुवान था वो कमज़ोर नहीं था, बट एक्चुअली होता है ना जब हम सांस नहीं ले पाते तो इससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर हुई थी एंड विंग को उसके बाद वांग जी ने बचाया। देन जो विंग ने कहानी बताई थी तो वो वैसे ही हुआ। देन अभी फ्लैशबैक फिनिश होता है तो विंग कहता है कि थैंक यू वांग जी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ अपने भी इतना नहीं कर पाया जितना तुमने मेरे लिए किया वांग जी। वांग जी कहता विंग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, मुझसे जितना हो सकेगा ना विंग मैं उतना करूँगा। मैं बस तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करना चाहता हूँ और किसी के लिए नहीं। विंग वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी कहता अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। विंग अपने बच्चे को सहलाते कहता बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा एंड तुमने जो किया मैं बहुत खुश हूँ वांग जी कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता वांग जी। स्टार्टिंग से एंड तक तुमने ही मेरा साथ दिया, अभी भी तुम ही मेरा साथ दे रहे हो। तुम ही मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो वांग जी। सच में मैं तुमसे मैं तुमसे क्या क्या कहूँ, मुझे समझ भी नहीं। वांग जी कहता कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो। अभी तुम बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, चलो हम घर चलते हैं, ठीक है। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग रिचार्ज लेकर घर में आ चुके थे। घर में पहुँचने के बाद हमारा विंग आराम से बैठा हुआ था। वांग जी बस उसे देखते हुए थे क्या हो गया। तो विंग कहता वांग जी कहता तो विंग कहता तुम्हें पता है मुझे किसने धक्का दिया था तो, और ये हालत किसके कारण मेरी ऐसी है तो तुम्हें पता है वांग जी। वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग, किसने किया था, मुझे नहीं पता। तो विंग कहता वो करने वाली थी यानली थी। वांग जी ये सुनकर पूरा शौक था। विंग कहता है यानली ने मुझे धक्का दिया था वांग जी, यानली ने मुझे धक्का दिया था उस भीड़ के अंदर। वांग जी ये सुनकर उसे पूरा गुस्सा आ जाता, क्या यानली, जहाँ विंग तो मुझे यकीन नहीं हो रहा यार वांग जी, मैं तो उसे बचाने के लिए गया था उस जंगल में बट यानली ने क्या किया वांग जी। वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं उनको भी सजा दूंगा, बस सबको सजा मिलेगी। वांग जी ऐसे कहता है और विंग जब वांग जी को देखते हुए रोने लगता है कि वांग जी मेरी क्या गलती थी, मैंने तो किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं किया था बट सब कुछ मेरे साथ बुरा क्यों हुआ है बताओ ना। हाँ वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि विंग चिंता मत करो, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ बुरा किया मैं उनके साथ बुरा करूँगा, बस करूँगा, इतना याद रखो। ऐसे करते हुए विंग और वांग जी बस एक दूसरे ये बात बोल रहे थे। देन ऑब्वियसली हमारा वांग जी विंग के मतलब विंग को उसका कमरा दिखा देता है। देन उसके बाद वांग जी अपने प्लान के लिए लग चुका था जहाँ पे हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू अब जान चुकी थी ये किसने किया, किसी लान वांग जी ने किया। मैडम यू को समझ भी नहीं आता कि आखिरकार ये लान वांग जी है कौन जिसने उसके गोल्ड के ऊपर रेड पोछा ये करके। इसलिए मैडम यू जानना चाहती थी, इसलिए मैडम यू को लान फैमिली के बारे में पता चला एंड लान फैमिली में से लान वांग जी, इसके बारे में पता चलने के बाद मैडम यू जानना चाहती थी कि ये है कौन, उसके साथ उसकी दुश्मनी क्या है। इसलिए मैडम यू हमारे लान वांग जी से मिलना चाहती थी। इसलिए लान वांग जी के सेक्रेटरी के साथ मैडम यू ने एक मीटिंग फिक्स कराई और वांग जी को जब पता चलने के बाद वांग जी ने जस्ट रिजेक्ट कर दिया और मैडम यू को समझ नहीं आया। एंड मैडम यू को इसके कारण होता है ना कि जे मतलब पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े, बहुत ज़्यादा ही 3 से 4 उसे चक्कर लगाने पड़े। ये सारी चीज़ें मैडम यू के साथ चल रही थी। दूसरी तरफ यानली जो थी अपने बेबी के लिए शॉपिंग करी थी। यानली को अभी भी पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है करके, इसलिए यानली
अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी और जिन जुशान भी शॉपिंग कर रहा था। जिस दिन वो लोग विंग से मिले थे वो दिन, उस दिन के लिए तो वो तो इतने खुश हो गए थे कि क्या, वो तो अभी भी कमज़ोर है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है और फालतू में हम डर रहे थे। उसने उस सामान को बंद कर दिया। बट वो लड़का जो विंग के साथ है, हाँ वो तो एक लाइब्रेरियन था ना, वो क्या ही कर सकता है भला। वो लोग ये सोच रहे थे बट उनके घर के अंदर भी तूफान नज़र आना स्टार्ट हो चुका था। जिन जुशान के जो फादर मतलब जिन गाउशान थे, उनका जो बिज़नेस था वो अब ज़मीन से टकराने स्टार्ट हो चुका था। जो गोल्ड, हाँ जो गोल्ड का वो लोग बिज़नेस करते थे वहाँ पे भी एक रेड पड़ चुकी थी, जिसके कारण जिन जुशान का जो बिज़नेस था वो उसके मतलब होता है चौपट होने लगा था। हाँ वो चौपट, जिस दिन मैडम यू के भी जगह पे रेड पड़ी थी ना, वैसे ही जिन जुशान के यहाँ पे भी रेड पड़ी थी। बट जिन जुशान को इस चीज़ का इल्म नहीं था, मतलब पता नहीं था। बट धीरे धीरे जिन जुशान को भी पता चलने लगता है जब उसके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है और यान ली एंड जिन जुशान को शॉपिंग करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर बहुत भयंकर भयंकर वाले चार्जेस लगे थे जिन जुशान के डैड के ऊपर। क्योंकि जिन जुशान के डैड ने बहुत सारे लोगों को होता ना कि पीछे धक्कल कर वो आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती है ना। तो वही सारी चीज़ें हो रही थी और उनको समझ भी नहीं आया था ये किसने किया है करके। बट होता है ना, उनके भी कुछ कॉन्टैक्ट के कारण उनको भी पता चल चुका था कि ये किसने किया है। तो उनको नहीं पता था कि ये लान वांगजी ये किस चीज़ की चिड़िया है और ये उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है करके उन्हें नहीं पता था। एंड इसके कारण वो भी मिलना चाहते थे। एंड ऐसे करते हुए वो दोनों हमारे मैडम यू एंड जिन गाउशान, वो दोनों के दोनों लान वांगजी के ऑफिस में पहुंच चुके थे। जो वांगजी यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस खोल के रखा था, वो लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे। एंड वो कह रहे थे कि मुझे लान वांगजी से मिलना है। तो वो लोग पूछते कि भाई आपके पास अपॉइंटमेंट हो तो मिल सकते हो, वरना नहीं मिल सकते हो। वो कहते हमने अपॉइंटमेंट बार बार लेने की कोशिश की बट हम मिल नहीं पाए। वो लोग थे कि हमें लान वांगजी से मिलना है, लान वांगजी से मिलना है। तो आज हम लान वांगजी को देखते हैं। लान वांगजी जस्ट उन लोगों को कहता कि आ जाओ। इसके कारण वो दोनों अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद वांगजी अपने चेयर पे ऊपर आराम से बैठा होता है, उन लोगों को देखते हुए कहता कि क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तुमसे बात करने के लिए आए। आखिरकार तुम हमसे किस जन्म की दुश्मनी ले रहे हो, मतलब किस जन्म का बदला ले रहे हो, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारे तुमने पूरे धंधे को चौपट करके रखा है। हम गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तुमने क्या किया है, हमारे गोल्ड के ऊपर बिजनेस के ऊपर रेट पहुँचाइए। आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वांगजी बस मक करता है एंड उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या बिगाड़ा है, हाँ जो बिगाड़ा है ना तुम लोग जान जाओगे, वक्त है, वक्त के हिसाब से जान जाओगे। तभी मैडम कहते हैं हमने कुछ भी किया हो माफ़ कर दो। हाँ तुम माफ़ तो कर सकते हो ना, हाँ हम माफ़ी मांग रहे हैं बट हमारे बिजनेस को चौपट मत करो, उसी के कारण मेरा घर चल रहा है। तो वांगजी कहता मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एंड देन अब तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग ने देख लिया ना मैं हूँ कौन, तो जानो मैं आखिरकार हूँ कौन, एंड पहचानो। तो वो कहते कि तुम लैंड फैमिली से बिलोंग करते, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करोगे। तो वांगजी कहता है तुम्हें जो ठीक लगे वो सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वांगजी गार्ड्स को बुलाकर उसे निकाल दिया जाता है। एंड वो लोग कहते कि ये आखिरकार है कौन। जी जिन गाउशान भी जानना चाहता था, इसलिए जिन गाउशान मैडम यू से बात करता कि आखिरकार ये है कौन, क्या तुम्हारा दुश्मन है। मैडम यू कहते मेरा दुश्मन है ही नहीं भाई। जिन गाउशान कहते वो मेरा भी दुश्मन नहीं है। उन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये दुश्मन तो उनके बच्चों के कारण उनकी ज़िंदगी में आया था ना, उनके दोनों बच्चों के कारण, मतलब जिन गाउशाओं के बच्चे जिन जुशान एंड मैडम यू का बच्चा यानली के कारण ये उनकी ज़िंदगी में आया था। इसलिए इन दोनों को कुछ पता नहीं था। बट इन लोगों की ज़िंदगी लान वांगजी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए उनके घर के ऊपर भी रेड पहुंचा देता है जहाँ पे उनके घर को जब्त कराने के लिए कह चुका था। वांगजी ने गैर कानूनी सामान उन लोगों के घर में घुसा दिया था मेड के थ्रू। इस कारण उनके घर में जब रेड पहुंचती है तो वहाँ पे ड्रग्स ऐसी कुछ वाहियात चीज़ें उन लोगों के घर से मिलती है। इसके कारण उनके घर को सील किया जाता है, जिसके कारण अब वो सभी लोग रास्ते पे खड़े थे। हाँ रास्ते पे खड़े थे जहाँ पे मैडम यूज समझ नहीं आ रही थी ये सडनली क्या हो गया। वो सुबह उठी और अब सुबह से शाम के 5 बजे तक वो रास्ते पे खड़ी है। मैडम यू बस अपने घर को देख रही थी जिसे सील किया जा रहा था गवर्नमेंट की सील के हिसाब से। मैडम कहती थी आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जिन गाउशाओं को देखते, जिन गाउशाओं खुद अपने घर को सील होते हुए देख रहा था और यान लीचस कही ये सब क्या चल रहा है बताओगे मुझे। तो जिन जुशान कहते हैं मुझे खुद नहीं पता है, मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी ये सारी चीज़ें विंग को बताता है। विंग कहता है बट वो लोग रहेंगे कहाँ। तो वांगजी कहता है जैसे कि उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाला था ना विंग। तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता अब वो देखते बैठेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में तो नहीं सोचा था कि तुम कहाँ रहोगे, तुम तो इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। बट फिर भी उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाला था। अब वो भी भटकेंगे हर राह पे, बस उनको मैं तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। विंग बस वांगजी को देख रहा था और वांगजी कहता और जिन जुशान और उसके 2 दोस्त, हाँ अब तो उनकी बारी है। विंग कहता हाँ। तो वांगजी बस एक स्माइल करता है और वांगजी किसी को कॉल करता है अंदर, कहता जाओ उन लोगों को पकड़ लो। ऐसे वो कह चुका था और वो विंग को देखते हुए कहता है विंग क्या तुम उन दोनों को सज़ा देना चाहते हो। विंग कहता हाँ मैं। वांगजी कहता बोलो विंग
क्या तुम उन दोनों को सज़ा नहीं देना चाहते? तुम चाहते हो कि वो और किसी और के साथ ये सारी चीज़ें करे? हाँ, हम यहाँ पे नहीं थे, क्या पता उन लोगों ने और किसी के साथ ये सारी चीज़ें बुरी कर दी होगी और तुम जैसे चुप थे शायद वो लोग भी चुप हो गए होंगे। हाँ, तुम क्या ऐसे लोगों को ज़िंदा रखना चाहते हो विंग? तुम चाहते हो या आगे जाके बहुत सारे लोगों के साथ यही हरकतें हो? विंग कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता। तो वांग जी कहता है तो सज़ा देना सीखो विंग, तुम्हें सीखना होगा। पहले तुम कमज़ोर थे बट इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना याद रखो विंग। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बन के तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो कहते ठीक है, तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है बस कुछ नहीं, हम कॉल का इंतज़ार करेंगे, तुम आयुआन को संभालो तब तक। विंग आयुआन को संभालता है एंड देन ऑब्वियसली वांग जी जो कहता है वो करके दिखाता है। कुछ 3 घंटे के बाद विंग वांग जी को रेडी होने के लिए कहता है, मतलब वांग जी विंग को रेडी होने के लिए कहता है। विंग रेडी होने के बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी बेबी को दे देता है एक लेडी के हाथ में। दैन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को अंदर लेके चला जाता है, जहाँ पे 2 लोग चिल्लाते थे हम यहाँ पर क्यों लाया गया और तुम लोग हो कौन? तुम लोग हमारे माँ बाप को नहीं जानते हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे बहुत सारी बातें को बोला जा रहा था। जहाँ पे वहाँ पे लाइट्स फ्लैश होती है जिस कारण वो लोग इधर उधर देखने लगते। उन लोगों को बस चलने की आवाज़ें आ रही थी। विंग बस सामने चलते हुए आ रहा था, उन दोनों को देख रहा था। ये दोनों की शक्ल विंग कैसे भूल सकता है? ये 2 लोग भी उस सारी चीज़ों में शामिल थे। वांग जी बस उनको देखते हुए कहता है कि विंग तुम्हें बस बदला लेना है। फिर कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ बस लेना है विंग, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। विंग थोड़ा मतलब होता है डर जाता है। फिर उसके बाद विंग उन लोगों को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी एक कांटेदार होता है ना, एक बड़े से बैट को लेता है। बैट के ऊपर बहुत सारे जो ना नुकीले जो तारे लगी हुई थी बुरी तरह से। एंड वांग जी बस कहता है ये लो विंग, तुम इन्हें जितना मारना चाहो उतने मार सकते हो। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी उन्हें मारो विंग। हाँ, उन लोगों को क्या लगता है वो लोग कुछ भी करेंगे किसी के साथ भी। जहाँ पे विंग वांग जी को देखने लगता है, वांग जी कहता है करो विंग। विंग बस कहता है हाँ हाँ, और विंग जाता है और उनको मारने का ट्राई करता है। जहाँ पे कहता है ये तुम हो? क्या हुआ लिटिल बॉय? हाँ, 2 सालों के बाद फिर से हमारी याद आ गई? हाँ, हमसे सेटिस्फाई होने के लिए आए हो? विंग ये सुनता है, वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी यू बास्टर्ड। वो कहते हैं अरे ये तो वही लाइब्रेरियन है ना, ये कुछ कोशिश कर रहा था कि जेल पहुंचाया जाए करके। चिंता मत करो, मेरे माँ बाप को कुछ वक्त के बाद पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे है करके, और तुम लोगों को वो लोग फिर पकड़ लेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग वो लोग बातें बोल रहे थे बट वांग जी बस देखते विंग उनकी बातों पर मत ध्यान दो और मैंने कहा ना उनसे बदला लो। विंग वांग जी को देखता कहता है ठीक है। एंड उसके बाद विंग उन लोगों के ऊपर अपने बैट से वार करते हैं जिस कारण उस इंसान को चोट लग जाती है। और वो तुम ये क्या करो डैमिट, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम इन सारी चीज़ों को करके बच जाओगे? विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता विंग जो करना है करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, याद रखो। विंग बस हाँ में सिलाता है। देन उन लोगों को उस बैट से मारने लगता है। इसके कारण उन लोगों को जो बैट के जो नुकीले तारे थे, वायर थे, जो भी था ना, वो चुभने लगता है जिस कारण वो लोग ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगते नहीं प्लीज़ छोड़ो प्लीज़ ऐसे बोलने लगते हैं। बट वांग जी और विंग को कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों को कोई भी इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग बस उन सारी चीज़ों को देख रहे थे और कहा जाए तो वो सह रहे थे बस तेज़ी से। और विंग मारे जा रहा था और उसे गुस्सा, तुम लोगों ने जो भी किया, तुम लोग शर्म आई? हाँ, तुम लोगों ने सब लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, बेइज्जत, और मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ऐसे होते विंग उन लोगों को मारे जा रहा था, बुरी तरह से मारे जा रहा था। मारते जब विंग थक जाता है ना, वो बस गिर जाता है नीचे और विंग रोते हुए कहता है तुम लोगों ने जो किया ना, मैं उसके सज़ा तुम लोगों को देखे रहूँगा। वांग जी बस एक स्माइल करते हुए कहते हैं विंग अब तुमने जितना किया है उतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें मैं करता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी बस स्माइल करता है। देन वांग जी एक चाकू ले लेता है। चाकू लेने के बाद वांग जी बस कुछ लोगों को बुलाता है। देन उसके बाद वो लोग उनके दोनों के मुंह को खोल देते हैं। देन उसके बाद वांग जी उनकी ज़बान को जाता ना वो कट कर देता है। ज़बान कट करने के बाद वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। एंड उसके बाद वांग जी बस एक आरी लेके आता है जो बहुत भ्रूम भ्रूम करके बज रही थी। वो लाने के बाद वांग जी जस्ट विंग को कहता है कि दूसरी तरफ देखो। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है मैंने कहा दूसरी तरफ देखो। विंग डर कर बस दूसरी तरफ देखता है। उसके बाद वांग जी ने उन दोनों की निचले वाला माला गायब कर चुका था। एंड वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे बट वांग जी वहीं तक नहीं रुका था। उनकी हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से काट चुका था, कहे तो पैरों की भी उंगलियों को काट चुका था और वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उसके बाद वांग जी कहता है उनके घर में इनको पार्सल कर दो करके। वो लोग कहते कि हाँ। एंड देन उसके बाद
वांग जी के ऐसे भयंकर रूप को देखकर वो खुद जो लोग वांग जी के साथ काम करे वो लोग खुद डर चुके थे। एंड उसके बाद वांग जी बस विंग के पास आता है, अपने फेस के ऊपर जो खून लगा था उसे रुमाल की मदद साफ करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के पास होते, विंग देखो सब कुछ ठीक हो गया, मैंने उनको सज़ा दे दी। विंग कहते तुमने उन लोगों को मार डाला। वांग जी नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बोला तुम क्या चाहते हो कि मैं जेल में चला जाऊँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट मैंने जिनको वो सज़ा दी है ना, उसके बाद वो कभी नहीं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचे। अगर वो सोचेंगे भी ना वो किसी के साथ कुछ करे करके, वो कर भी नहीं पाएंगे। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ, बहुत बुरी सज़ा दी है विंग। विंग वांग जी को देखने लगता, वांग जी बस स्मग करते कहते हैं चलो चलते, बेबी इंतजार कर रहा होगा ना, बहुत वक्त हो गया। तो विंग एंड वांग जी दोनों बाहर आ चुके थे अपने बेबी को लेकर, बस वहाँ से निकल जाते अपने घर की तरफ। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि क्या कहते हो विंग, तुम अपनी आंटी से मिलना चाहते हो और अपनी बहन से मिलना चाहते हो, तुम्हें अपने बहन से भी तो बदला लेना होगा ना? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ विंग, बहन से बदला क्यों नहीं लोगे, तुम्हें तो लेना होगा ना विंग, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया है तुम्हारे साथ उसका तो बदला लेना बनता है ना। ऐसे जो ना विंग बोल रहा था, वांग जी बोल रहा था। विंग कहता बट मैं क्या करूँगा? वांग जी से चिंता मत करो विंग, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी। दूसरी तरफ हम यानली को देखते, यानली अब घर से बाहर निकलने के कारण जो होता है ना कि ऑब्वियसली यानली अभी भी प्रेग्नेंट हुई थी, तो यानली का सडनली मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि यानली इतना सारा टेंशन नहीं ले सकती थी। और ऊपर से उन लोगों को जो ना एक छोटा सा उन लोगों ने रेंटेड रूम लिया था, वहाँ पे वो लोग रह रहे थे पूरी जिन फैमिली। एंड देन वहाँ पे काम करना पड़ रहा था, जिस कारण यानली कभी काम नहीं करके थी, इसके कारण उसके दिमाग के ऊपर बहुत टेंशन आ रहा था। इसलिए यानली सडनली जो वॉशरूम में जो शावर ले रही थी ना, वो इतना ज़्यादा डीप ख्यालों में थे कि उसके माँ के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे देखो वो काम वाली बाई बनकर है, इसलिए यानली इतना टेंशन में थी कि सडनली उसका ध्यान गया नीचे से, बस ब्लड निकलते जा रहा है। यानली को पहली टाइम तो ऐसा लगा कि शायद वो जैसा जो महीने का जो दिन होता है ना, वो हो गई है करके, पीरियड को हो गई है करके यानली को वो लगा। बट उसके बाद यानली ने देखा कि उसे पेट में भी दर्द हो रहा है करके, इसलिए यानली बस चिल्लाने लगी, जहाँ पे उस वक्त पे उस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि सब लोग अपना जो सेटिंग है भाई वो करने के लिए गए थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं थी। इसके कारण यानली ने बस देखा उसके बॉडी से बस ब्लड निकलते जा रहा है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है करके। देन उसी टाइम यानली ने अपने बच्चे को भी खो दिया। और शाम के वक्त जब सब लोग घर पे आए तो यानली को देखा, जहाँ पे यानली बस तड़पते हुए कह रही थी कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया, कोई भी घर पे नहीं था। जहाँ पे जिनजुशान ये यानली को समझा दे कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे, और वैसे भी ये सही समय नहीं था हमें बच्चा पैदा करने के लिए। यानली को ये चीज़ें बोली जाती है। यानली ऑब्वियसली उसे उस बच्चे से लगाव तो नहीं था, बट फिर भी होता है ना कि भाई हम तो एक बार माँ बनने वाले थे, कुछ भी हो जाए, अच्छा वक्त चल रहा था, बट सडनली क्या हो गया। जिनजुशान तो कह रहा था कि वो बच्चा शायद से हम लोगों के लिए मनुष्य था, जैसे ही वो बच्चा हमारी ज़िंदगी में आने लगा तो देखो हम कहाँ रास्ते पे आ गए, इसलिए वो चला गया तो अच्छी बात है, शायद वो जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यानली को भी लगता है कि हाँ उसका हस्बैंड शायद से सही कह रहा है, यानली को भी यही चीज़ लगती है, इसलिए यानली बस कहती है कि हाँ ये बात तो सही कही, यानली भी यही चीज़ कहती है। एंड देन यानली जो है ना इन सारी चीज़ों को मान कर जस्ट कहती कि ठीक है। एंड देन यानली इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। देन यानली बस दवाई ले लेती है। एंड देन उसके बाद यानली भी जिनजुशान के साथ बात करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जिनजुशान बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बात की और मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ भी रास्ते पे ही आ चुकी है करके, वो भी एक जगह के पास उसने भी रेंटेड रूम लिया है और वो किसी लानवांग जी ने किया है करके। जहाँ पे यानली ये सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो चुकी थी। यानली कहते लानवांग जी, ये तो वही लाइब्रेरियन का नाम है। वो कहते कि हाँ। तो यानली कहते कि क्या मतलब है कि वो लाइब्रेरियन और विंग दोनों ये मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं विंग। तभी यानली कहते कि मुझे वहाँ से बात करनी होगी। ऐसे कहते हो यानली जैसे अपनी माँ को कॉल कर रहा थी, उसकी मैडम यू जस्ट फ़ोन रखी, यानली बेटा तुम ठीक तो हो ना? यानली कहते माँ ये सब विंग करा रहा है। उसकी माँ कहते क्या विंग तो मर चुका है ना यानली? यानली कहते नहीं माँ, वो विंग नहीं मरा है, वो नहीं मरा है माँ, वही बदला ले रहा है। वो लानवांग जी माँ, ये विंग का कुछ तो है माँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बदला ले रहे हैं हमसे। तो मैडम कहते क्या वो विंग कर रहा है? हाँ उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ उसका मैंने क्या बिगाड़ा है? हाँ उसको तो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, बट उसका मैंने क्या बिगाड़ा है? आज तक मैं उसकी ज़िंदगी को अच्छा ही बनाती आई थी ना, उसने लास्ट में सब कुछ बिगाड़ के रखा था। और वो क्या चाहता है? हाँ यान लिखे थे कि मुझे नहीं पता माँ, मुझे लगता है कि ये सब विंग करवा रहा है। उसकी माँ कहते ठीक है देखता हूँ मैं देखती हूँ। मैडम यू ऐसे कहते हैं। मैडम यू अपने कुछ सोर्स के सहारे मैडम यू उनका घर का एड्रेस निकालती है, जहाँ पे वांग जी और विंग ने एक छोटा सा घर लिया था, बट घर के बाहर बॉडीगार्ड्स होते थे, घर के अंदर नहीं होते थे। एंड वांग जी और विंग जब बाहर जाते थे तभी बॉडीगार्ड्स वहाँ पे काम आते थे। इसलिए मैडम यू को जैसे ही पता चलता है, मैडम यू जैसे उस घर के पास आ चुकी थी एंड जोर जोर से ठोक ठोक करने लगती है। दैन आवाज़ें वी वुशान ऐसे करने लगती है। जहाँ पे विंग को देखते विंग अपनी आयन को खाना खिला रहा था प्यार से, और विंग की इतनी वॉइस आती है ना, इसके कारण विंग जस्ट बाहर जा रहा था। वांग जी वहाँ पे विंग को रोकती हुई कहता है मैं देखता हूँ। विंग जस्ट कहता है ठीक है।
उसके बाद वांग जी बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हुए जस्ट कह रही थी, विभूषण बाहर निकलो। हाँ, तुम्हें पाल पोसने का यही सलाह दिया है तुमने मुझे? हाँ, इस तरह से मुझे रास्ते पे लाकर छोड़ दिया। तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारे माँ बाप को मैं कैसे मुँह दिखाऊंगी? तुम कैसे अपने माँ बाप को मुँह दिखा पाओगी कि तुमने जो हमारे साथ किया? तुम्हें पता भी है तुम्हें ये करने के बाद तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैडम यू ये सब कुछ बोल रही थी। वांग जी कहता है, अपना मुँह बंद रखो, मेरे हस्बैंड को कुछ भी मत कहो। देन तुमने जो किया उसका क्या? मैडम यू उसे देखने, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको तो पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। वांग जी बस उसे घूरने लगता है और कहता है, सारी चीज़ें तुम लोगों ने की है, क्या मुझे पता नहीं है? मैडम यू, हाँ, उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं तुम्हें नहीं पता है? मैडम यू जैसे तुम क्या कहना चाहते हो? तो वांग जी बस एक स्मक करते हुए कहता है, हाँ, तुम भोला किसको समझ रहे हो? मुझे? हाँ, यू, तुम्हें नहीं पता था कि विंग के साथ क्या हुआ है करके उस रात को? मैडम यू कहती, मुझे नहीं पता था। हाँ, मैडम यू ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है, ये सारा तुम्हारा ही तो प्लान था। मैडम यू कहती, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी विंग बाहर आता है। कहते, वांग जी ये क्या कह रहे हो? वांग जी था, विंग तुम्हें नहीं पता है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैडम यू का ही प्लान था विंग। पता है उस रात को वो ड्रिंक करके कि यू इतना क्यों आई थी? तुम्हें दिखाने के लिए, बट वो इतना नशे में नहीं थी विंग। पता है वो ड्रिंक करके आए थे, तुम जब उससे उठाने गए थे वो नाटक करी थी। एंड यानली का भी वो नाटक था, क्योंकि मैडम यू को जिन फैमिली के साथ अपने आप को जो ना एक दूसरे के साथ कोलैब करना था, एक दूसरे के साथ स्टैंगल होना था, इसलिए जिन गांवशाओं के बेटे जिन जुशान ने कहा था कि तुम उसे पसंद हो, क्योंकि तुम्हें उन लोगों ने देख लिया था, वो चाहते थे कि तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करे। हाँ, इसलिए इन लोगों ने ऐसा प्लान किया जिससे तुम्हें लगे कि ये सब कुछ तो गलती से हो गया है। वो ये सोच रहे थे, बट विंग ये कोई गलती नहीं थी। मैडम यू और यानली का ये पूरा प्लान था तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का। सब कुछ जिन जुशान को भी ये सारी चीज़ें पता थी। विंग कहता, हाँ आंटी। मैडम यू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। वांग जी कहता, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है ना? हाँ ठीक है, एक चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे कहते वांग जी, बस सर्वेंट से कहता है कि जाओ ड्रॉवर से कुछ चीज़ लेके आओ। देन वहाँ से लेके आया जाता है, जिसके बाद सर्वेंट वहाँ पे जो कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, जहाँ पे उस जंगल की कुछ तस्वीरें थी। उस तस्वीरों में साफ साफ नज़र आ रहा था, जहाँ पे यानली बस देख कर हंस रही थी। एंड यानली किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। यानली तो इतनी घबराई हुई थी, तो यानली के पास फ़ोन कहाँ से आ गया वहाँ पे? हाँ, यानली ने फ़ोन पे किसी से बात करते हुए कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी, माँ आप चिंता मत करिए, हाँ अब हो जाएगा माँ, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए माँ। ऐसी ये सारी चीज़ें हुई थी। विंग ये सुनने के बाद वो शौक था। मैडम नहीं ये मैं नहीं हूँ। वांग जी कहता है, आपका भांडा फूट चुका है और आप यहाँ पे आकर तमाशा क्रिएट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं तमाशा क्रिएट करने के बाद। और आपकी बेटी ने जो किया था विंग के बच्चे को मारने की कोशिश, हाँ उसका तो आपको ज़रूर सिला तो चुकाना होगा। ऐसे कहते वांग जी कहता है और कहता है कि इसे निकालो, इस औरत को निकाल दो। विंग बस रोने लगता है, क्या आंटी को भी पता था? वांग जी कहता है, हाँ तुम्हारे आंटी को पता था, इसलिए तो तुम्हारी आंटी इग्नोर कर रही थी, तुम्हारे बात पे यकीन नहीं करी थी। विंग उन्हें सब कुछ पता था, उन्हीं का सारा प्लान था। विंग पूरी तरह से, विंग बस रोने लगता है। उसे लगा था उस टाइम पे, विंग को लगा था एक पल के लिए कि उसके आंटी को कुछ पता ही नहीं है, उसकी आंटी बात सुनना ही नहीं चाहती है। बट अब देखो विंग को पता चल चुका था कि उसके आंटी का ही सारा प्लान था करके। विंग बस रोने लगता है। वांग जी बस उस संभालते हुए था कि अब बस उन सबको सजा मिलेगी, विंग सबको। ऐसे कहते वांग जी बस मग करता है बस। एंड देन विंग एंड वांग जी ऑब्वियसली, विंग तो बस रोने लगता है, वांग जी उसे हक करके उसे संभालता है, बस संभालता है। देन वांग जी का काम दूसरी तरफ स्टार्ट हो चुका था। उनको जो किराए पे घर मिला था उस इलाके के अंदर वांग जी ने, जिस होता है ना कि अपने गुंडों भेजकर उन लोगों को मार दिया था, मतलब वो तो मारपीट कर दी थी, जिससे वो लोगों को कोई घर ना दे सके। क्योंकि भाई कोई भी किराएदार, जो भी हम किसी घर में किराएदार रखते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एक अच्छे इंसान को हम रखें, ना कि उनके साथ लड़ाई होने वाले लोगों को। इसलिए उन लोगों को निकाल दिया गया था। मैडम यू को भी धक्के मारकर निकाल दिया गया था और मैडम यू से पैसे भी ले लिए गए थे। अब मैडम यू क्या ही कर सकती थी, मैडम यू रास्ते पे आ चुकी थी, इसलिए जिन फैमिली के साथ आकर मिल जाती है, जहाँ पे यानली अपने माँ से कहते, माँ हमें क्या करना चाहिए? मैडम यू कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो जिन जुशान से शादी करनी थी ना, हाँ तुम्हारे कारण वो हमसे बदला ले रहा है। यानली कहते, माँ मुझे थोड़ी ना पता था कि वो वैसा करेगा करके। मैडम यू कहते कि जिसे हमने कमज़ोर समझा था वो अब शेर निकला, और उसके साथ एक शवास शेर भी है। देखो हमारी क्या हालत कर दी है, अब क्या होगा पता नहीं। हमारे ऊपर पुलिस के चार्जेस भी लगे, कुछ दिनों के बाद हम जेल में होंगे। जहाँ पे जिन गौशाह कहता कि हाँ सही कहा, तुम दोनों जाओ उससे माफ़ी मांगो। ऐसे कहते हैं, जहाँ पे यहाँ लिखे थे क्या माफ़ी, और मैं उससे बिल्कुल भी नहीं। मैडम यूँ कहते कि कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो जाओ तुम दोनों माफ़ी मांगो जिन गौशाह। ऐसे वो उन दोनों से कहते हैं, इसके कारण यानली एंड जिन जुशान जिस कहते कि ठीक है, इसलिए वो लोग जस्ट माफ़ी मांगने के लिए निकल जाते हैं। हाँ वो माफ़ी मांगने के लिए विंग से आ चुके थे, विंग के मेंशन के बाहर,
जहाँ पे वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था और उन लोगों को आने से मना कर देता है। और विंग एंड वांग जी तो अपनी नॉर्मल लाइफ को बिता रहे थे, बट ये लोग वहाँ पे रोज़ आते थे एंड रोज़ आने के बाद अंदर जाने का इंतजार करते थे, उनको बुला लिया जाएगा या कुछ ना कुछ होगा, बट वांग जी उनको बुलाता नहीं था। जब तक विंग नहीं जाएगा वांग जी तब तक नहीं बुलाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और विंग जस्ट उन लोगों को देखता था, बट अपने आईवन को देखेगा ना भाई, उन लोगों के कारण उसके आईवन की ऐसी हालत है, बस ऐसी हालत है। और विंग वांग जी को देख रहा था, भाई वांग जी उसका कितना ख्याल रखता है, मतलब वांग जी उसके लिए बदला भी ले रहा है। तो विंग वांग जी के हैंड को पकड़ता है। वांग जी कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता है आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो वांग जी, क्यों? वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है कि बस तुम्हारे लिए सब कुछ करना था विंग, करना था। तुम्हें पता है जब तुम आखिरी सांसें ले रही थी ना विंग, मुझे लगा कि सब कुछ खो दिया। मैंने तुमसे बहुत बातें नहीं बोली थी, बस हम दूर थे सारी चीज़ों से, कभी ज़रूरत ही नहीं बड़ी बातें बोलने की। तुम्हें दुख में देखा तो तुम्हारे दुख का एक हिस्सा बन चुका था, तुम्हारी मदद कर रहा था। उन चक्करों में मैं तुम्हें वो बोल नहीं पाया विंग जो मैं बोलना चाहता। विंग था क्या क्या बोलना चाहते थे? तो वांग जी बस विंग के हाथ को वो खुद भी पकड़ता है और कहता है विंग मैं ना उस लाइब्रेरी में मैं खुद भी तुम्हें देखता था। तुम्हें कहानी बताई थी ना कि तुम मुझे देखते थे, तो वहाँ पे मैं भी था विंग जो तुम्हें देखता था। तुम जानते हो ना हर इंसान मुझे देखने के लिए वहाँ पे आता था और तुम भी उसी में से थे। बट मैं तुम्हें देखता था विंग, हर बार तुम्हें देखता था, तुम्हें मार्केट में देखता था, तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, मेरी हर बार तुम्हारे ऊपर नज़र होती थी विंग। तुम जब उदास होते थे तुम्हारे ऊपर नज़र होती थी, तुम घूमते हुए साइड होते थे, उसके बाद हर जगह पे मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र थी विंग। और उस पार्क में भी मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं ढूंढा था क्योंकि मैं जानता था तुम वहीं पे होगे, उदास होने के बाद तुम कभी ना कभी तो मुझे दिखोगे। तो उस पार्क में तुम नज़र आए विंग, बस तुम्हारी हालत को देखा, तुम रोने लगे। और जब तुमने बताया ना विंग, मुझे बहुत गुस्सा आया उन लोगों के ऊपर। मैं उन सबसे बदला लेना चाहता था विंग। मैंने सोचा कानून के तौर पे हम ले लेंगे, बट ये समाज, ये सोसाइटी, उन लोगों के दिमाग में क्या हो गया पता नहीं विंग। बस उन लोगों ने वो सारी चीज़ें कर दी, पर मैं उन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा विंग। उन सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन लोगों को बर्बाद तो होना ही होगा विंग। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है देखना विंग सब लोग जाएंगे। तो विंग कहता मैं समझ गया कि तुम मेरे लिए सब कुछ करना चाहते थे, बट वांग जी आखिर क्या, क्यों, ये मैं जानना चाहता हूँ। वांग जी बस विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि उस वक्त पे मैं नहीं कह पाया विंग, बट आज मैं कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, या उस टाइम पे बस तुम मुझे देख रहे थे, यही वहीं पे ख़त्म हो गया था। बट मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मुझे पता है शायद ये तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। विंग बस वांग जी के हाथ को पकड़, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम मेरे क्रश थे। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ उस वक्त पे तुम मेरे क्रश थे और मैं तुम्हें पसंद करता था, और अभी भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। जब तुमने मुझसे शादी की, हाँ जब मैं कुछ भी याद नहीं था, बट फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता होती थी। तुम्हें देखने के बाद मेरा फिर भी दिल धड़कता था, तुम्हारे लिए मेरे अंदर इमोशन होते थे फिर भी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होती थी। तुम मेरे करीब नहीं आते थे, इसलिए मैं तुमसे बार बार बोलता रहता था क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो वांग जी। मैं खुद भी प्यार करता हूँ। तुम बस मेरे पहले क्रश थे, बट अभी तुम मेरे लवर बन चुके हैं, लवर नहीं हस्बैंड बन चुके हो वांग जी। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। तभी बेबी कहता है पापा पापा पापा, ऐसे वो करने लगता है। इसके कारण वांग जी और विंग जिस बच्चे को देखते हैं, जहाँ पे जो बेबी आई हुआ था ना, वो हंसते हुए बा 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 ऐसे वो करते जा रहा था। इसके कारण विंग एंड वांग जी बस हंसने लगते और कहते हैं कि ओह माय गॉड, इसने बाबा कहा विंग, बाबा। विंग कहता हाँ इसने बाबा कहा। ऐसे करते हुए वो दोनों के दोनों बोलते जा रहे थे और हंस रहे थे आईवन को देखकर। आईवन खुद भी स्माइल कर रहा था, उसे भी ये चीज़ें ना बहुत, मतलब होता है ना कि इंटरेस्टिंग लग रही थी। भाई वो छोटा सा बच्चा है, उसे क्या समझ में आता, बट उसके बाबा और माँ जो चीज़ें बोल रहे थे इसलिए वो हैप्पी हो चुका था, वो खुशी से चिल्ला रहा था। एंड देन वांग जी एंड विंग बस कहते हैं कि हाँ अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमेशा साथ रहेंगे। वांग जी कहता है विंग कहता है बट मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं कर पाया, तुमने ही सारी चीज़ें मेरे लिए की। तो वांग जी कहता है तुम मिल गए वही मेरे लिए काफ़ी है, और कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए विंग, तुम ही चाहिए मुझे हमेशा, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं चाहिए विंग। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है सच में वांग जी, काश तुम्हारे जैसे इंसान दुनिया में होते होते। शायद उस टाइम पे अगर कोई मुझे बचाने के लिए होता ना वांग जी, सच में मेरी ऐसी हालत नहीं होती। तो वांग जी कहता है विंग जो हो गया उन पुरानी बातों को भूल जाओ, बस इतना याद रखो अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, तुमसे प्यार कर रहा हूँ। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। फिर उसके बाद
विंग कहता है कि तो मुझे अब उनका क्या करना चाहिए वांग जी? वांग जी कहता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम देखो। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। वांग जी कहता है पक्का? तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है और तुम सब लोगों को सज़ा दे रहे हो तो उनको भी तुम ही सज़ा दोगे, मैं नहीं। तो वांग जी बस स्माइल करता रहता है कि ठीक है ज़रूर। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस कहता है। देर उसके बाद ऑब्वियसली वांग जी और विंग अपनी ज़िंदगी को अच्छा स्पेंड कर रहे थे। वो घर से बाहर निकल रहे थे और वो लोग रोज़ उन लोगों को घर के बाहर पड़े हुए मिलते थे, जहाँ पे विंग एंड वांग जी जा रहे थे वो लोग प्लीज़ प्लीज़ रोको, प्लीज़ प्लीज़ रोको। बट होता है ना, सबको अपने करने का फल मिलता है। कुछ वक्त के बाद मैडम यू एंड जिन गांवशाओं को जेल में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि ये लोग साबित नहीं कर पाए, इनके पास मतलब कोई सबूत भी नहीं था। बट वांग जी के पास सबूत, गवाह, जो भी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें थी। इसके कारण वो लोग जेल में आ चुके थे। एंड देन उसके बाद रही जिन फैमिली और यानली की जो बात रही, जहाँ पे मैडम यू जो जिन गांशा मतलब यार हमारे जिन जुशान एंड यानली रोज़ विंग के घर के पास जाती थी बात करने के लिए कि उसके बाबा को छोड़ दो, बुरी हालत हो चुकी है, ऐसे मत करो। बट ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बट आज बारिश की रात को देखते, जहाँ पे वांग जी ने उनको घर में बुलाया था, जहाँ पे यानली जस्ट कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ विंग। एंड जिन जुशान भी कह रहा था कि माफ़ कर दो, ये सब कुछ बंद करो विंग, हम रास्ते पे आ चुके हैं विंग, हम क्या करें। जहाँ पे विंग चुपचाप से अपने आयोन को लेकर खड़ा था, जहाँ पे विंग बस अपने आयोन को लेकर खड़ा था, जहाँ पे वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था। उनकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि क्या यही बात करने के लिए 1 महीने से हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हुए हो? वो कहते विंग प्लीज़ ना, हमें माफ़ कर दो ना विंग, जो हो गया सो हो गया ना, भूल जाओ ना विंग। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते तुम लोगों ने जो किया था विंग कभी भूल नहीं सकता और तुम लोगों को हम कभी भूलने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे आना बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वांग जी ऐसे कहता है। वो कहते कि बेटा हम कैसे रहेंगे विंग, कैसे? विंग जैसे उनको देखता है और कहते तुम लोगों को जैसे रहना है मुझे मत बताओ, और मेरा हस्बैंड तुम लोगों को बर्बाद कर देगा, इतना याद रखो। जहाँ पे यार कहते विंग प्लीज़ प्लीज़ यार। विंग ऐसे वो कहने लगता है, बट ऑब्वियसली विंग को वो लोग कितना भी कुछ कहे, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वांग जी उनको घर से बाहर निकाल देगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे ही आते रहोगे तो उससे भी बुरा मैं तुम लोगों के साथ कर सकता हूँ। इसी डर से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन उनके बाद वो लोग वहाँ पे नज़र नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद विंग अपनी जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी में फिर से वापस आते हैं, जहाँ पे विंग मैडम यू के घर को देखता है जो लॉक लगा हुआ था गवर्नमेंट के तरीके से। एंड देन विंग उस कॉलोनी में आता है, जिस कॉलोनी को वांग जी ने पूरी तरह से खरीद लिया था। वांग जी ने उन घरों को पूरी तरह से खरीद लिया था। एंड देन उन लोगों को होता है ना कि रास्ते पे लेके आ चुके थे, जहाँ पे विंग को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी ने एक पूरी की पूरी कॉलोनी खरीद ली थी, क्योंकि वांग जी के पास यूरोन मतलब US डॉलर में पैसा था, ऐसे यूरोन में पैसा नहीं था, युआन में पैसा नहीं था, डॉलर में पैसा होने के कारण वांग जी सब कुछ खरीद सकता था। एंड देन जहाँ पे उस सोसाइटी में जितने भी लोग थे वांग जी ने उन सारे लोगों को रास्ते पे ला लिया था, क्योंकि वांग जी ने जो ये प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, यहाँ पे जो है ना लोग ऐसे घर को पकड़ते हैं एंड जिसके कारण ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, बट 15 सालों के बाद उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट वांग जी ने अपने अंदरूनी पैसों के कारण काम करते हुए उन सारे लोगों को बेघर कर दिया था, और होता है ना कि तड़पने के लिए वांग जी ने उन लोगों को भी छोड़ दिया था। वांग जी ने अपने अंकल के पूरे पावर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसके अंकल ने तो इतना सारा पैसा कमा के रखा था, वांग जी ने थोड़ी ना इतना पैसा कमाया है। तो वांग जी ने पूरा पावर का इस्तेमाल करते सब लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। एंड बहुत सारे लोग तो जेल में थे, क्योंकि उन लोगों की शॉप थी एंड शॉप के लोग ही वहाँ पे विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए थे, इसके कारण वो लोग भी जेल में थे। एंड देन विंग उस कॉलोनी को देख रहा था, जो कॉलोनी विंग के लिए कभी एक होता है ना हंसता खेलता हुआ घर थी, उस घर को कैसे लोगों ने उजाड़ दिया था, कैसे विंग को कितनी सारी तकलीफ़ें दी थी, कैसे विंग को कैसे मारा गया था, कैसे उनको गाली मिली थी। विंग वो सारी चीज़ों को याद करते उसकी आंखों में आंसू आता है, बट वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी हैप्पी होकर विंग को देख रहा था और कह रहा था कि तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है वांग जी कहता है तो चले? तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी और विंग रिटर्न जो है ना नागालैंड वापस आ चुके थे। वहाँ पे कुरैन एंड उन लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि अच्छा तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है? विंग कहता है हाँ अंकल। कुरैन कहता है थैंक गॉड कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। जहाँ पे विंग कहता है तो कुरैन कहता है अब तुम क्या करोगे? विंग कहता है हाँ। कुरैन कहता है कि मेरे ने फिर तुम्हारे साथ शादी की है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम तोड़ सकते हो। वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है अंकल आप क्या चाहते हो कि विंग से और मेरी शादी टूट जाए? और वैसे भी अंकल क्यों नो ना, आई लव विंग। वो कहते कि हाँ कभी तो बोल नहीं पाए मेरे सामने, आज बोल रहे हो और बोल रहे हो, यू नो ना, वाह क्या बात है। वांग जी अंकल प्लीज़। कुरैन कहते हैं हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करूँगा। वो पेपर वाली शादी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए याद रखो धूमधाम से मैं शादी करूँगा। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं अंकल। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग
कि शादी की समारोह स्टार्ट हो चुके थे, मतलब होता ना कि फंक्शन वगैरह, जहाँ पे विंग अपने बेबी के लिए भी कपड़े खरीद रहा था, वांग जी भी। एंड देन उसके बाद ये लोग हम शादी वाले दिन देखते जहाँ पे विंग अपने बेबी को ही लेकर आ रहा था। वांग जी और विंग स्टेज के ऊपर थे। देन उसके बाद प्रीस्ट आकर उनके सामने जो मंत्र होते वो पढ़ना स्टार्ट कर देते। उन्हीं मंत्रों के साथ आखिर में उन दोनों को किस करके एक दूसरे के साथ शादी को सील करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वांग जी बस धीरे से विंग के करीब बढ़ता है और विंग ने बेबी को पकड़ के रखा था, इसलिए जो है ना वांग जी बस विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है कि आई लव यू। ऐसे तो वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। धीरे धीरे वो किस करने लगता है। बहुत सॉफ्ट किस था और ये फर्स्ट किस था उन दोनों के लिए। ये पहला किस था। वांग जी ने बहुत इंतज़ार किया इस किस का, यहाँ तक कि विंग ने भी इंतज़ार किया ही था। और ये फर्स्ट किस वो दोनों एक दूसरे से करते थे। एंड फर्स्ट किस के बाद उन दोनों के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके थे। विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत सारे लोग चीयर कर रहे थे, जहाँ पे जी मिंग याओ एंड ची चैन एंड हमारे कुरैन एंड वो जो लोगों को बुलाया गया था वो लोग। देन उसके बाद सारी रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे विंग अपने बेबी को कुरैन के पास दे देता है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि अब तुम दोनों एंजॉय करो। ऐसे कहते कुरैन उन दोनों से कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बस अपने केबिन की तरफ, केबिन बोली यार, कमरे की तरफ जा चुके थे। कमरे में पहुँचने के बाद कमरे को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। विंग के लिए ये पहली बार था ये सारी चीज़ें। विंग बस ब्लश करे जा रहा था, अंदर बढ़े जा रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच देता है, जहाँ पे विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। बट वांग जी विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है कि ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ तुम बहुत क्यूट लगते हो। विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी विंग के लिप्स पे टच करते हुए कहता है कि पता है ये लिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा एहसास दिला रहे विंग। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एंड विंग के लिप्स को कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे विंग को पीछे की तरफ पुश करने लगता है। धीरे धीरे विंग भी अपने कदमों के साथ पीछे पीछे जाने लगता है। बेड के पास लाने के बाद वांग जी बस विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखते हैं और विंग को धक्का देता है। इस कारण विंग बेड पर गिर चुका था। वांग जी उसके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद धीरे धीरे विंग के फेस को सहलाते हुए फिर से किस करने लगता है। किस करते हुए विंग के कपड़े के अंदर अपने हाथों को घुसा देता है। विंग के बेली को सहलाता है। बेली को सहलाते वक्त उसके चेस्ट के पास आता है। चेस्ट के निपस को जोर से स्क्वीज करता है। देन धीरे धीरे सारी चीज़ें करने के बाद वांग जी विंग के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। पूरी तरह से अटैच करने के बाद हमारा वांग जी उसे ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर। और विंग वॉर्न कर रहा था क्योंकि वांग जी उसके साथ ये सारी चीज़ें पहली बार कर रहा था और विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था। एंड ये फुल ऑन अपनी नाइट को दोनों के दोनों पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। यहाँ से हम जो ना नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी और विंग कुरैन का होता है ना कि एक घर के अंदर एक सेरेमनी होती है खाने की, जो है ना पहले दिन ही बनाया जाता है। तो विंग को भी वो खाना बनाना पड़ता है और ऑब्वियसली विंग एक कुकर बोली यार, कुक बहुत अच्छा था। ठीक है, वो कुक बहुत अच्छा था इसलिए वो कुक करता है बहुत आराम से। अंदर उसके बाद विंग एंड वांग जी की एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ, जहाँ पे विंग अपनी पुरानी चीज़ों को तो भूल तो नहीं सकता था, इसलिए वो वांग जी के साथ एक नई यादें बना रहा था और उन यादों को वांग जी पूरी तरह से संपूर्ण कर रहा था। मतलब होता है ना, वांग जी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था कि हाँ वो भी नई यादें बनाएगा विंग के साथ। वो दोनों मिलके अपने बच्चे के साथ एक नई यादें बना रहे थे, जहाँ पे आईवान का जो ट्रीटमेंट चल रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि आईवान जो अभी उसका नोज़ जो भी था, क्या बोलते उसको, आईवान सांस नहीं ले सकता था, इसके कारण उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। बट वो लोग खुश थे क्योंकि आईवान अब 5 साल का हो चुका था। हाँ, आईवान अब 5 साल का हो चुका था और आईवान अब यहाँ वहाँ भागता भी था। और आईवान की एक छोटी सी बैग बना दी गई थी जो आईवान के पीछे वो लटकी हुई रहती। आईवान ने कुछ दोस्त भी बना लिए थे। वो आईवान को कुछ दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं भाई इसको क्या हो गया, वैसे क्यों हुए। बट कुछ लोग जो समझदार होते हैं कि कहते हैं कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए आईवान के साथ आईवान के बहुत सारे दोस्त थे और विंग को इस चीज़ से बहुत खुशी थी कि उसके बेटे के दोस्त थे। एंड वी वांग जी का ध्यान रखता था और वांग जी उसे परेशान करता था लव, प्यार के कारण, टेक केयर के कारण, सारी चीज़ें एक। एंड वांग जी विंग को बहुत सारी बुक्स भी ला कर देता था जो प्यार भरी होती थी, कहे तो रोमांटिक ज़्यादा होती थी, यू नो ना, मानवास मांगास जैसी बुक्स को देखकर विंग तो बहुत शर्माता था कि उसे ऐसी बुक नहीं पढ़नी। बट वांग जी उसे कहता था कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और लाइब्रेरियन को ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है। विंग कहता है तुम तो शेमलेस लाइब्रेरियन हो। तो वांग जी बस हंसने लगता है बस। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं, मैडम यू एंड जिन गाउनशाओ वो जेल में चक्की पीस रहे थे। ठीक है, मतलब होता ना वो लोग जेल में थे। एंड यहाँ पे यान ली और हमारा जिन जुशान जो थे ना वो लोग
एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे थे, यू नो ना, स्ट्रगल भरी लाइफ, शॉप में काम करना, यहाँ वहाँ काम करके ज़िंदगी बिता रहे थे। एंड जिन जूशन को लगा था कि ऑब्वियसली उसने जो दोस्त बनाए शायद से बुरे वक्त में काम आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक पैसा होता है ना तब तक ही लोग हमारे काम आते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होता ना तब हमें लोग मुड़कर भी नहीं देखते। देन उसके बाद जिन जूशन एंड यान ली ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते वक्त गुजरने लगा एंड देन वांग जी यान ली फिर से प्रेग्नेंट हुई, बट फिर से उसका मिसकैरेज हो गया। शायद गॉड ने यही सज़ा दी कि तुम बच्चे के काबिल ही नहीं हो, क्योंकि किसी और के बच्चे को तुमने मारने की कोशिश की है, इस कारण तुम कभी किसी बच्चे के काबिल नहीं होगी। और यान ली इन सारी चीज़ों से दुखी रहता था एंड जिन जूशन ने इसके कारण ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद यान ली को वो मारने लगा। या मतलब उन लोगों की भी ज़िंदगी एक हेल बन चुकी थी। जो हमारी वांग जी की मेहरबानी थी एंड विंग की ज़िंदगी एक मतलब एक फूल की तरह खिली हुई थी। हाँ, फूल की तरह खिली हुई थी और उनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा फूल भी था जो उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा रंगीन कर रहा था। बस एंड देन गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंतज़ार करूँगी। एंड देन नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।